हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स रेडी हो प्रीलिम्स 2023 के लिए। कुछ है प्रॉब्लम तो बताओ हमें, हम आपके लिए तैयार बैठे हैं। ओके, उड़ान 500 प्लस सीरीज के इन्वायरमेंट सेक्शन में अभी तक हम मेजर टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। इकोलॉजी इन्वायरमेंट हम कवर कर चुके हैं। देन बायोडाइवर्सिटी में हम प्लांट्स, एनिमल्स, कंजर्वेशन एरियाज, प्रोटेक्टेड एरियाज, मेजर्स, देन इवन ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी सब कुछ कवर कर चुके हैं। आज हम जो टॉपिक करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे हर साल एक क्वेश्चन आता है और इस बार भी आएगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ। क्यों? ये फेवरेट एरिया यूपीएससी का इंस्टीट्यूशंस जो गवर्नमेंट सेटअप कर रही है टू डील विद इन्वायरमेंट या पॉलिसीज या एक्ट्स लेके आ रही है, इस पे एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कवर करने का, कि कौन सी बॉडी सेटअप हुई है, क्या वो बॉडी एग्जेक्टिव ऑर्डर से सेटअप हुई है या स्टैट्यूटरी है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक तो ये क्लियर होना चाहिए। देन पॉलिसी जो सेटअप की है, तो पॉलिसीज़ के ऑब्जेक्टिव क्या है। बिकॉज देखो, एक फेवरेट पॉलिसी तो उनकी है ही है, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड, उस पर तो आता ही आता है। तो ऐसी और भी पॉलिसीज़ हम देखेंगे क्या क्या लिखे है। देन एक्ट्स बेसिस, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, देन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, इतने सारे एक्ट्स हैं। अभी एक्ट्स न्यूज़ में चल रहे हैं कि हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को अमेंड करने वाले हैं, उसके रूल्स को चेंज कर रहे हैं। तो ये सब हम न्यूज़ में कवर करेंगे। ऑलराइट, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, मैं आपको ब्रीफली समझा दूंगा हर टॉपिक के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ से आप रीड करना और जल्दी जल्दी से रिवाइज करते हैं। ओके, करें स्टार्ट फिर। ऑलराइट, स्वागत है आप सबका। ओके, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो न्यूज़ में था क्या है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022। देखो, ये पता होना चाहिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स जो बनाए हैं। अब ये रूल्स कौन बनाता है, एथिक्स में भी आपने पढ़ा है, एग्जीक्यूटिव्स बनाते हैं। और ये रूल्स किसके, कोई एक एक्ट को इन्फोर्स कर रहे हैं। तो कौन से एक्ट को इन्फोर्स करे, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, तो उसके अंडर ये रूल्स बनाए हैं। अभी कौन से प्रेजेंट रूल्स थे, फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2003। तो जो ये रूल्स है 2022 वाले, ये किसको चेंज करेंगे, 2003 वाले रूल्स को। पहली बात ये पता होना चाहिए। ओके, ऑलराइट, अब मैं आपको रूल्स के बारे में बता देता हूँ बेसिक ब्रीफली। ओके देखो, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, पहले इसका ऑब्जेक्टिव है क्या। बेसिकली ये डील किससे करता है, कोई अगर फॉरेस्ट लैंड है उसको हम नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए डाइवर्ट कर रहे हैं, तो उसको डील कर रही है। देन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, 33% एरिया हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन के अंडर आना चाहिए ये। ओके, नॉन फॉरेस्ट यूज़ पता है ना आपको, रोड बना रहे हो, हाईवे या घर वगैरह बना रहे हो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, रेलवे, माइनिंग, इन सब चीज़ों में आता है। ओके ओके, देन 33% ऑफ इंडिया का लैंड टोटल, उसमें से क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए। अभी प्रेजेंट कितना है मुझे बताओ, वीडियो पॉज करके। ओके, कमेंट सेक्शन में बता दिया। ओके, क्लियर। तो हमारा एम क्या है, फॉरेस्ट का एरिया इंक्रीज करना है। देन फॉरेस्ट में जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करना है। ओके, देन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट क्या सेटअप करता है, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी, तो ये सेटअप करता है। तो इसका रोल क्या है, ये बेसिकली क्या कहता है, अगर देखो आप फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करो नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए और उसका साइज मोर देन 5 हेक्टेयर है, तो उस केस में डाइवर्जन के लिए आपको परमिशन किसकी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की। अदरवाइज कौन डील करता है, स्टेट गवर्नमेंट, ये डाइवर्जन प्रोसेस, ये ध्यान रखना। ओके, तो डाइवर्जन मोर देन 5 हेक्टेयर्स कौन डील कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके लेस देन स्टेट गवर्नमेंट। ओके, क्लियर। फर्दर जब आप डाइवर्ट कर रहे हो कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए लैंड को, तो ऑब्वियसली क्या कर रहे हो, आप कैलकुलेट कर रहे हो कितना इकोनॉमिक वैल्यू, और यू से हम एनपीवी बोलते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट फॉरेस्ट, वो कैलकुलेट करते हो। और फिर जितना वैल्यू आता है, जो कमर्शियल एजेंसी है जिसने भी लैंड को एक्वायर किया है, वो क्या करेगा, कंपनसेट करता है। कंपनसेट कैसे, वो हमने कैंपा एक्ट लेके आए, राइट, ये ध्यान रखना। कंपनसेटरी लैंड फॉर अफॉरेस्टेशन के लिए भी वो डिमांड करता है। ओके ओके, तो ये बेसिक था।
अब हम देख लेते हैं कि अब जो न्यू रूल्स आए हैं उसने क्या क्या चेंजेस लेके आए हैं। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ऑब्जेक्टिव, फॉरेस्ट से नॉन फॉरेस्ट लैंड, ये क्लियर। ओके, सो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट रूल्स 2022 ये क्या कह रहे हैं? देखो, ये कह रहे हैं अगर कोई प्राइवेट लैंड है, तो प्राइवेट पार्टी या प्राइवेट लैंड है, वो क्या कर सकता है, वो प्लांटेशन के लिए कवर कर सकता है, प्लांटेशन प्रैक्टिस कर रहा है। अब हमारा एम क्या होता है, अगर आप फॉरेस्ट लैंड से नॉन फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, जितना लैंड आपने डाइवर्ट किया है उतने ही लैंड में कहीं और जाके आपको अफॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी। यही कहता है कैंपा एक्ट, कंपनसेटरी एक्ट, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन एक्ट। ओके, तो अब हमने क्या अलाउ कर दिया, अब उसको देखो लैंड नहीं मिल रही टू कंपनसेट फॉर द अफॉरेस्टेशन, तो गवर्नमेंट ने अब रूल्स में क्या चेंजेस किया, अगर कोई प्राइवेट पार्टी प्लांटेशन कर रहा है तो वो क्या कर सकता है, वो अपनी लैंड प्रोवाइड कर सकता है उस कमर्शियल एजेंट को कि आप ले लो और इसमें अफॉरेस्टेशन करो, ताकि जो आपका टारगेट है कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन का वो अचीव हो जाए। ओके, इससे क्या होएगा, एक तो फॉरेस्ट कवर भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो हमारा फॉरेस्ट कवर वाला टारगेट भी अचीव होएगा, राइट। देन स्टेट के ऊपर बर्डन रहता है नई लैंड ढूंढना जहाँ पे आप अफॉरेस्टेशन करोगे, वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व होगी, राइट। ओके, पर अब इसमें इशू क्या आ रहा है, आप फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करो नॉन फॉरेस्ट के लिए, तो वहाँ पे लोग रहते हैं ट्राइबल पीपल। सो ये जो रूल्स है फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स, ये साइलेंट है कि आप ट्राइबल पीपल को कैसे हेल्प करोगे, उनको रिहैब कैसे करोगे, कंपनसेट कैसे करोगे, राइट। ये एक इशू है। क्लियर? कोई डाउट किसी को? ओके, देन अब आपने डाइवर्ट तो कर दिए। ओके, अब इसमें क्या होता है, जब आप डाइवर्ट करते हो आप परमिशन किसकी लेते हो, ग्राम सभा की। सो व्हाट इज़ द इशू, ग्राम सभा से अब परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आप डाइवर्ट कर रहे हो। सो नो नीड फॉर कंसेंट फ्रॉम ग्राम सभा। सो दिस इज़ अनदर इशू। ऑलराइट, सो बेसिकली रूल्स ने क्या चेंज किया है, आप फॉरेस्ट से नॉन फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, पर जब आप कन्वर्ट कर रहे हो आपको कोई लैंड चाहिए जहाँ पे अफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, प्राइवेट पर्सन की लैंड ले सकते हो, उसमें प्लांटेशन कर दो और वो शो कर दो, देखो मैंने अफॉरेस्टेशन कर दी। दिस इज़ फर्स्ट थिंग। देन इट इज़ साइलेंट अबाउट ट्राइबल पीपल के वेलफेयर के बारे में। थर्डली, जब आप लैंड डाइवर्ट कर रहे हो आपको ग्राम सभा के कंसेंट चाहिए, परमिशन चाहिए, उसके बारे में भी साइलेंट है ये। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस थिंग। ओके, तो आप रीड कर सकते हो, राइट। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें रीड कर लेना, मैंने आपको समझा दिया। ओके, सो प्लीज़ क्वेश्चन सॉल्व करो। ये फॉरेस्ट बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीसी ने पूछा हुआ है। ओके, क्या कह रहे हैं, a particular state in India has the following characteristics. It is located on the same latitude which passes through northern Rajasthan. देखो, पहले आपको मैप क्लियर होना चाहिए, जब आपको लोकेशंस क्लियर होगी तभी आप बता सकते हो। तो वो क्या कह रहे हैं, देखो ये राजस्थान है, तो वो स्टेट जो सेम लैटिट्यूड पे है, तो देखो ये लैटिट्यूड्स चाह रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट की ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स आती हैं सिक्किम को छोड़ के, राइट। ओके, बाकी ये सेंट्रल इंडिया का आ गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, ये सब आ गया। ओके, देन इट हैज़ ओवर 80% ऑफ इट्स एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। अगर मोर देन 80% ऑफ इट्स एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, ये कौन से एरियाज होते हैं, या तो नॉर्थ ईस्ट वाली स्टेट्स, या फिर इंडिया में मेनलैंड इंडिया में कहाँ पे है, सेंट्रल इंडिया, दैट मीन्स मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये वाले रीजन्स हो गए। ओके, फिर वो कह रहे हैं ओवर 12% ऑफ फॉरेस्ट कवर कॉन्स्टिट्यूट्स प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इन दिस स्टेट। सो 12% ऑफ एरिया प्रोटेक्टेड एरियाज के अंडर है। अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस में वैसे ही आंसर आ गया अरुणाचल प्रदेश, बिकॉज असम तो है नहीं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ये वैसे ही लाइन नहीं करते, तो आंसर अरुणाचल प्रदेश। अदरवाइज आंसर इसका एमपी भी हो सकता था, पर अरुणाचल प्रदेश, तो यूपीएससी हेल्प करता है हमें ऑप्शंस में भी, राइट। सो आंसर वुड बी ए, अरुणाचल प्रदेश। आई होप आप सबका क्लियर था ये, राइट। ओके,
क्लियर? ओके, नेक्स्ट ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। अब ये क्या है? देखो, सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम दिल्ली में क्या है? एयर पोल्यूशन। उसकी वजह से क्या हो रही है? हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है लोगों को, स्पेशली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। कभी जाओ आप विंटर्स के टाइम में, स्पेशली दिवाली के टाइम पे, वहाँ पे क्या होता है? अक्टूबर वाले मंथ में दिवाली हो रही है, उससे पोल्यूशन राइज हो रहा है। सेकेंडली, स्टबल बर्निंग। तो ये हर साल का इशू बन गया। हर साल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बड़ा मुश्किल है। ओके, तो इवन वहाँ पे क्या क्रिएट हो रही है? ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, ये भी क्रिएट हो रही है। सो लॉट ऑफ इश्यूज दैट दिल्ली पीपल आर फेसिंग उनके लिए नॉर्मल हो चुका है। एनीवेज, ओके, तो अब टू डील विद दिस एयर पोल्यूशन, what government has done, government has come up with the graded response action plan, right? Okay, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है क्या। ये बेसिकली कौन से रीजन के लिए? एनसीआर रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन। पहली बात ये ध्यान रखना, टू डील विद एयर क्वालिटी। देन ये प्लान है तो किसने बनाया? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, इसने बिल्ड किया, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? EPCA। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी अलॉन्ग विद दिल्ली गवर्नमेंट। और ये कब स्टार्ट किया था हमने? 2017 में स्टार्ट किया। ओके ओके, देन इस प्लान के बारे में, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, तो ये क्या बेसिकली सबसे पहले ध्यान रखना, ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है कि अगर हमने सारे मेजर्स लिए और इफेक्टिव नहीं हो रहे, तब हम जाके ये मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। ओके, ये ध्यान रखना। ओके, अब ये क्या करें? ग्रेडेड रिस्पॉन्स। ग्रेडेड रिस्पॉन्स मतलब क्या है? ग्रेडेड, आपका रिस्पॉन्स, आपने एक स्टेप लिया, नेक्स्ट टाइम आप जो स्टेप ले रहे हो वो और इफेक्टिव वाला स्टेप लोगे, लार्जर स्टेप। तो इंक्रीमेंटल शो कर रहे हो आप। आपका जो रिस्पॉन्स होगा इंक्रीमेंटल। पहले आपने बोला कि सिर्फ रोड साफ़ करनी है, नेक्स्ट टाइम आपने बोला उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो नेक्स्ट टाइम सेकंड स्टेप आपने क्या लिया? रोड भी साफ़ करो, साथ में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ रोक दो। थर्ड स्टेप, रोड साफ़ करो, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी रोको, साथ में स्टबल बर्निंग भी कंट्रोल करो। सो दिस इज़ इंक्रीमेंटल स्टेप। तो आप पहले स्मॉल मेजर्स लोगे एज अ प्रिवेंटिव मेजर, उससे देख लो अगर कंट्रोल होता है ठीक है, नहीं हो रहा तो आप फिर और मेजर्स ले रहे हो, राइट? ओके, और ये किस बेसिस पे होता है ग्रेडेड रिस्पॉन्स? दिस इज बेस्ड ऑन एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसे बताता है हमारा? वो बताता है कि जो पोल्यूशन लेवल है कैसे है। 6 कैटेगरीज में उसने डिवाइड कर रखा है, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे अच्छा कैटेगरी कौन सा होता है? गुड कैटेगरी। ओके, जिसमें वैल्यू क्या होगी एयर क्वालिटी इंडेक्स की? 0 to 50। देन सेकेंड इज सेटिस्फैक्ट्री, कि एयर क्वालिटी सेटिस्फैक्ट्री है पर स्टिल इट कैन अफेक्ट पीपल, तो ये 51 to 100। देन मॉडरेट, दिस इज 100 to 200। देन मॉडरेट के बाद अब क्या? क्वालिटी खराब होती जा रही है, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर, ये कैटेगरी। सो पुअर इज 200 to 300, वेरी पुअर इज 300 to 400, सीवियर इज 400 to 500। सो दिस इज हाउ ग्रेडिंग इज डन एयर क्वालिटी इंडेक्स में, राइट? ओके, हमारे एक्चुअली मेजर्स स्ट्रिक्ट कब होते हैं? जब वो मॉडरेट कैटेगरी ऑनवर्ड्स हमें क्वालिटी दिखती है, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर, सीवियर पुअर। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? अब देखो पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है? इंडस्ट्री से, तो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ को चेक करेंगे। देन स्टबल बर्निंग को चेक करो। आई होप पता है ना आपको स्टबल बर्निंग क्या होता है? स्टबल बर्निंग चेक करो। देन व्हीकल्स में चेक करो पोल्यूशन सर्टिफिकेट, राइट? देन फर्दर आप क्या कर सकते हो? अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ फेस्टिवल्स हो रहे हैं, कोई शादी वगैरह हो रही है, उसमें डीजल जनरेटर्स यूज़ कर रहे हो, तो जब वेरी पुअर कैटेगरी में पहुंच गए तब हम क्या करेंगे? डीजल जनरेटर सेट्स भी बंद करवा देंगे। साथ में क्या करेंगे? वी विल रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, बिकॉज ट्रांसपोर्ट सेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस या पोल्यूटेंट्स, स्पेशली PM2.5 एंड PM2.10, PM10 सॉरी। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्ट। तो हम क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चेक करने के लिए ऑड इवन स्कीम हम लेके आते हैं। देन पार्किंग फीस इंक्रीज़ कर दो, ऑलराइट। देन जब सीवियर कैटेगरी होगी तो क्या क्या होएगा? वही ऑड इवन स्कीम को कंटिन्यू करो, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को रोक दो, स्टार्ट में पुश करो फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, देन थर्मल पावर प्लांट्स बंद करा दो,
Alright, so these are the measures that I hope clear. Created response action plan. Okay, formulated by EPCA. It is emergency response mechanism. It is basically incremental and adaptable preventive measures. कौन सी एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बता दिए मैंने आपको? गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर, सीवियर, राइट. ओके, देन कैटेगरीज वही जो मैंने बताया अभी. फिर मॉडरेट टू पुअर कैटेगरी के केस में हम क्या मेजर्स ले रहे हैं बता दिया मैंने आपको. वेरी पुअर के कैटेगरी में, सीवियर के कैटेगरी में. ऑलराइट, ओके. प्लीज़ क्वेश्चन सॉल्व करो. ओके, क्या कह रहा है ये? With reference to the graded action plan, consider following statements. First, it was approved by the Delhi High Court in 2016. ये रॉन्ग है. वैसे भी हमने 2017 में स्टार्ट किया और हाई कोर्ट तो है ही नहीं इन्वॉल्व. ओके, सेकेंड, प्लान इंक्लूड्स एक्शन बाय वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स टू बी टेकन थ्रू आउट द ईयर टू टैकल इंडस्ट्रियल व्हीकुलर एंड कंबशन एमिशंस थ्रू आउट द ईयर. ये रॉन्ग है. इट्स नॉट थ्रू आउट द ईयर. बेसिकली ये कब है? जब सर्दियों के टाइम यूजली होता है और पूरे साल नहीं चल रहा है. ये कब हो रहा है? सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में. सिचुएशन वो गर्मियों में भी आ सकते हैं तो गर्मियों में भी हो सकता है, पर ये पूरे साल नहीं चलता. ये ध्यान रखना. 1 and 2 आर रॉन्ग. थर्ड, इट इज़ हेडेड बाय EPCA. अभी हमने देखा है ट्रू. थर्ड इज करेक्ट. सो 1 and 2 आर रॉन्ग. पूछ कर है करेक्ट. सो C इज द आंसर. राइट. ओके, ऑलराइट. नेक्स्ट, फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन मिशन. बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. तो बेसिकली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि आप कॉन्स्टिट्यूट करो ये प्रॉपर मिशन. क्यों? देखो, फ्लाई ऐश पहली बात कहाँ से आता है ये पता होना चाहिए आपको. थर्मल पावर प्लांट्स से कुछ गैसेस रिलीज हो रही है. ऐसी एक क्या रिलीज होता है? फ्लाई ऐश. तो पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए. फ्लाई ऐश को हम क्यों बोल रहे हैं? यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं? जो थर्मल पावर प्लांट है उसके नियर बाई एरिया में हम क्या कर सकते हैं? वहाँ पे अगर रोड्स बन रही है उसमें यूज़ करो फ्लाई ऐश को. देन इवन एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं हम, राइट. सो दीज आर दी थिंग्स टू इम्प्रूव. एग्रीकल्चर में कैसे? टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द सॉइल, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं. सो इससे क्या होएगा? एक जो कॉन्सेप्ट आपने सुना है सर्कुलर इकोनॉमी कॉन्सेप्ट, तो वो हम अचीव कर सकते हैं. तो एक का वेस्ट प्रोडक्ट दूसरे का रॉ मटेरियल बन रहा है. तो इससे क्या हो रहा है? जो वेस्ट मैनेजमेंट इशू आ रहा है वो भी रिजॉल्व होएगा. पोल्यूशन फैल रहा है वो भी इशू रिजॉल्व होएगा. ऑलराइट, सो दिस इज ओके. सो ये क्या कह रहा है मिशन? ये मिशन कह रहा है, देख लेते हैं कि एक तो आप मॉनिटर करो प्रॉपर ये फ्लाई ऐश को कैसे डिस्पोज करना है, कैसे मैनेज करना है. प्रॉपर रोड मैप बनाओ, टारगेट सेट करो. ये नहीं कि कुछ भी आप करते रहो, राइट. सो दिस इज़ अबाउट दिस. तो आपको बेसिक बताता हूँ फ्लाई ऐश के बारे में. अभी पता है थर्मल पावर प्लांट से रिलीज होता है. इसको हम फ्लाई ऐश को क्या बोलते हैं? पल्वराइज फ्लू ऐश भी बोलते हैं, राइट. बेसिकली थर्मल पावर प्लांट कोल यूज़ कर रहे हैं तो कोल के कंबशन से ये रिलीज होता है. तो फ्लू ऐश या पल्वराइज फ्यूल ऐश. ओके, ऑलराइट, यही पता होना चाहिए. यस, हाँ. अब ये जो मिशन है ये क्या कह रहा है? NGT ने क्या बोला है? इसको कौन हेड करेगा? इट इज़ टू बी हेडेड बाय द सेक्रेटरीज. कौन सी? अब बिकॉज कोल इन्वॉल्व है थर्मल पावर प्लांट, सो मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट. ऑलराइट, ये ध्यान रखना. ओके, क्लियर. ये मैंने बता दिया फ्लाई ऐश के बारे में. ओके, नेक्स्ट थोड़ा पॉलिटी से रिलेटेड है. ट्रिब्यूनल्स था, NGT उससे रिलेटेड क्वेश्चन. Which of the following statements are correct regarding administrative tribunals? Please solve करो क्वेश्चन. Okay. In pursuance of Article 323A, Parliament has passed the Administrative Tribunals Act in 1985. True. इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी? कैट की ये आप सबको डील करेगा जो भी आपके डिस्प्यूट्स वगैरह होंगे. ऑलराइट, फर्स्ट इज करेक्ट. सेकंड, देयर विल बी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड 25 मेंबर्स इन द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल. कैट में नहीं, 25 नहीं होते. कितने होते हैं बताओ मुझे, आपके लिए होमवर्क है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. लेट्स सी. सेकंड इज रॉन्ग. द चेयरमैन विल बी अपॉइंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम. ये भी रॉन्ग है.
फोर्थ, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ सैट स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द कंसर्न स्टेट गवर्नर। ट्रू। तो कौन अपॉइंट करता है? अब आपको आंसर मिल गया। सो ए एंड डी आर करेक्ट, सो सी इज द आंसर, और यू कैन से 3, राइट। ओके, चलें आगे। ओके, नाउ क्लाइमेट चेंज इशू हो रहा है। मेजर क्लाइमेट चेंज का कंट्रीब्यूटर कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। और हम ग्लासगो समिट, पेरिस समिट, सब में क्या बोल रहे हैं कि हमें नेट कार्बन एमिशन क्या करना है? ज़ीरो नेट एमिशन बाय 2050 2070 जब तक होता है। इंडिया ने क्या टारगेट दिया? पंचामृत दिया था इंडिया ने ग्लासगो समिट में। टारगेट क्या दिया? 2070 तक। और वर्ल्ड का क्या है? 2050। ये ध्यान रखना, वर्ल्ड का 2050, इंडिया का 2070। ओके, तो नेट ज़ीरो एमिशन होता क्या बेसिकली? नेट ज़ीरो एमिशन, पहली बात देखो, ये टर्म क्लियर होनी चाहिए। जितना कार्बन डाइऑक्साइड आप रिलीज़ कर रहे हो उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड आप एब्जॉर्ब कर रहे हो। अब रिलीज़ कैसे कर रहे हैं हम? एनर्जी सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, देन इवन आप घर पे बैठे अभी जो वीडियो देख रहे हो, एसी चला के बैठे हो, उससे रिलीज़ हो रहा है। उससे बेसिकली रिलीज़ नहीं होता, बट इट इज़ वन ऑफ द कॉज। ये चेक करने के लिए था आपके लिए। ओके, एसी से रिलीज़ नहीं होता, ध्यान रखना। ओके ओके, मुझे बताओ एसी से कौन सी गैस रिलीज़ होती है? बिकॉज ये भी यूपीएससी पूछ चुकी है प्रीलिम्स में। देखो, डे टू डे एक्टिविटीज़ से ही क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है एनवायरनमेंट में क्वेश्चन। या आप घर पे बैठे हो, वॉल से कौन सी गैस रिलीज़ हो रही है ये भी पता होना चाहिए आपको। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज पता चल गया। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कैसे कर रहे हैं हम? कैसे कर सकते हैं? प्लांट्स क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। देन ओशन में लॉक्ड है इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देन एक ऑर्गेनिज्म अंटार्कटिका क्रिल्स, वो भी हेल्प करता है, क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने में या फिर एटमॉस्फेयर से एक्सट्रैक्ट करने में। ये पढ़ लेना अंटार्कटिका क्रिल के बारे में। ऑलराइट, ओके, इतना क्लियर। सो अब हमें क्या करना है? कार्बन कैप्चर करना है। तो कैप्चर क्या कर रहे हो? दैट मीन्स एब्जॉर्ब कर रहे हो, तो आप टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हो। सो बेसिकली वन ऑफ द बेस्ट वे इज़ अफॉरेस्टेशन। एक तो ये हो गया। और कैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर सकते हो? अगर आप उस कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करो टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके, और उसको आप फ्यूल में कन्वर्ट कर दो, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को आप यूज़ करो किस में? सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे कौन से फूड में होता है? किसमें? कोल्ड ड्रिंक्स में, इवन अल्कोहल्स में आपको मिलेगा, राइट। देन खाने में कार्बन डाइऑक्साइड हम यूज़ कर रहे हैं। देन इवन मेडिसिन बनाने के लिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स। तो आप इन सब सेक्टर्स में यूज़ करो, जो कैप्चर कर रहे हो पहले टेक्नोलॉजी से आप कैप्चर करो, राइट। देन उससे क्या करो, आप उसको यूज़ करो डिफरेंट पर्पज से। तो इससे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड लॉक्ड हो जाएगा। कहाँ पे? अर्थ के सरफेस पे। क्लियर? ऑलराइट। सो कार्बन कैप्चर क्या है? बेसिकली इट रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ऑलराइट, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? उसको फ्यूल में कन्वर्ट कर रहे हो, या फिर उसको यूज़ कर रहे हो किसके लिए? फायर एक्सटिंग्विशर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, मेडिसिन, फूड, बेवरेज इंडस्ट्रीज। कोल्ड ड्रिंक्स में कितना होता है? जो फिज होती है कोल्ड ड्रिंक में, वो क्या है? बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड ही तो होती है। एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ करो। ऑलराइट, ओके, क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, क्या कह रहे हैं? विद रेफरेंस टू नेट जीरो गोल फॉर 2050, वर्ल्ड का, इंडिया का 2070, इट मीन्स दैट कंट्री विल ब्रिंग डाउन इट्स एमिशंस टू जीरो बाय 2050। नहीं, एमिशंस तो फिर भी रहेंगे, पर नेट एमिशन जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स जितना एमिट कर रहे हो उतना ही एब्जॉर्ब हो रहा है। सो फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकेंड, इट मीन्स दैट अ कंट्रीज एमिशंस टू बी कंपनसेटेड बाय एब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। दिस इज ट्रू। सो बी इज द आंसर, राइट। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है एनवायरनमेंट के केस में, अदरवाइज प्रॉब्लम फेस करते रहोगे आप। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ये यूपीएससी प्री में भी पूछ चुका है, मेंस में भी डायरेक्टली इसके प्रोविजंस क्या है। तो अभी क्या है, हमने टारगेट चेंज किया है। अभी टारगेट कब तक के थे? 2024 तक के। अब हमने टारगेट इसका क्या कर दिया? 2026 तक का कर दिया, गवर्नमेंट ने चेंज किया।
ओके। और बेसिकली क्या कह रही है, पार्टिकुलेट मैटर उसको रिड्यूस करना है। पार्टिकुलेट मैटर पता है, पार्टिकुलर मैटर दो साइज़ के होते हैं, 2.5 एंड 10 सॉरी। तो इस साइज़ का हमें जो पार्टिकुलर मैटर मिल रहे हैं एयर में उसको रिमूव करना है। ओके, तो देख लेते हैं अभी के टारगेट क्या था 2024 तक, अब हमने 26 तक किया है, तो क्या टारगेट है यही पता होना चाहिए। तो देखो पहली बात, ये प्रोग्राम किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसने लॉन्च किया। नाउ इस प्रोग्राम का टारगेट क्या है, सबको रटा होना चाहिए। 20 to 30% हम रिड्यूस करेंगे क्या, पार्टिकुलेट मैटर, राइट, बाय 2024, राइट। और हम पोल्यूशन लेवल को क्या बेस लेवल रख रहे हैं, हम रख रहे हैं 2017 एज द बेस ईयर, कि जो 2017 में सपोज 5 रिलीज़ हो रहे हैं, तो अब 2024 में कितना चाहिए, 5 का कितना 70% ही रिलीज़ होना चाहिए। दैट मीन्स 20 to 30% आपने रिड्यूस कर दिया। ओके, अब टारगेट क्या रखा है हमने, 40% रिडक्शन बाय 2026। तो पहले टारगेट था 2024 तक 20 से 30% रिमूव करना है, अब 2026 तक कितना हो गया, 40%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है, कुछ एरियाज़ पे, ये क्या है, लिमिटेड सिटीज़ को ही कवर कर रहा है, जिनको हम बोलते हैं नॉन अटेनमेंट सिटीज़, राइट, जो बेसिकली जो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है वो मीट नहीं कर रहा। और वो स्टैंडर्ड्स के बेसिकली नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जिन्होंने पिछले 2011 से 2015 के बीच में मीट नहीं किए स्टैंडर्ड्स, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं किया, उनको हम बोलते हैं नॉन अटेनमेंट सिटीज़। और अभी कितने टोटल 132 सिटीज़ है ये, तो 132 सिटीज़ में एप्लीकेबल है ये ध्यान रखना, राइट। ओके, इसमें क्या है, गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, पर फंडिंग भी कैसे है, परफॉर्मेंस लिंक्ड है। अगर आप परफॉर्म कर रहे हो सिटीज़, पोल्यूशन लेवल को कम ला रहे हो, तो आपको फंडिंग मिलती रहेगी, अगर नहीं कर रहे तो आपकी फंडिंग कम होती रहेगी, राइट। सो बेसिकली फंडिंग कौन करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, फंड करना इनको, CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ओके, तो वो परफॉर्मेंस कैसे चेक करेगा कि क्या हम PM10 का लेवल कम कर रहे कि नहीं कर रहे, 2.5 को कंसिडर नहीं करता ये ध्यान रखना। जब फंडिंग करना है, देखो वैसे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम दोनों को टारगेट कर रहा है, PM10 एंड PM2.5, पर जब फंडिंग के टाइम देखना है तो वो कंसिडर करते हैं सिर्फ PM10। क्यों, क्योंकि अभी हर सिटी में हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, टेक्नोलॉजीज़ नहीं है, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है जो और छोटे साइज़ के होते हैं PM2.5 उनको मॉनिटर करना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, PM10 के बेसिस पे ही डिसाइड करें फंडिंग कितनी देनी है। ऑलराइट, क्लियर, ओके। तो आप ये रीड कर सकते हो। राइट, फंडिंग के बारे में एक्सप्लेन कर दिया मैंने। ऑलराइट, CPCB बता दिया आपको, वो फंडिंग करता है किसके बेसिस पे, PM10, ओनली कंसिडर्स द लेवल ऑफ PM10। ओके, नेक्स्ट न्यू टारगेट आपको पता ही है, 40% रिडक्शन करना है बाय 2026। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, आंसर क्या है, C। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट। देखो कितना वेस्ट है, अगर हम वेस्ट की बात करें, सॉलिड वेस्ट आ गया, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, अब ये बैटरी वेस्ट आ गया, देन प्लास्टिक वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, कितने वेस्ट है, सबको अच्छे से पढ़ने हैं मैनेजमेंट टूल्स। तो अभी न्यूज़ में क्या था, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट टूल्स, तो बैटरीज क्रिएट हो रही है, आपका फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, पैड यूज़ कर रहे हो, टैब जो भी यूज़ कर रहे हो, सब में बैटरी है। अब जब आप डंप कर देते हो ये सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, तो उसकी बैटरी का क्या हो रही है, वो ऐसी मार्केट में पड़ी है या डंप यार्ड में पड़ी है। बेस्ट एग्जांपल, आपके फ़ोन के रिमोट के सेल्स, वो क्या बैटरी है, यूज़ करने के बाद क्या करते हो आप, डंप कर देते हो। अब वो वेस्ट कलेक्ट होते जा रहा है, उससे केमिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं। UPSC ने पूछा था कौन कौन से केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, अभी बताऊंगा, क्वेश्चन है मैंने डाला हुआ है, राइट। सो मैनी केमिकल्स आर बीइंग रिलीज, राइट, सो इट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज। सो टू अवॉइड दिस, केमिकल्स जो रिलीज़ हो रहे हैं, बैटरी वेस्ट को मैनेजमेंट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है,
ऑलराइट। सो उसको ध्यान में रख के 2011 में रूल्स आए थे, अब न्यू रूल्स आए 2022 में। ओके, तो ये सभी कवर करेगा, सारी तरह की बैटरीज आपके फ़ोन में यूज़ हो रहा है, देन क्या कहते हैं व्हीकल गाड़ी में यूज़ हो रहा है, कोई भी बैटरी, राइट, इवन जो आपके रिमोट में यूज़ हो रहा है, तो सबको डील करेगा। तो ये कौन से रूल्स को चेंज करे, 2001 वाले, सॉरी नॉट 2011, 2001 में रूल्स आए थे, उसको चेंज करा, देखो 20 साल बाद। ओके, तो प्रोविजंस क्या है, प्रोविजन सब में कॉमन रहेगा जो वेस्ट मैनेजमेंट में आता है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम मूव करें टुवर्ड्स सर्कुलर इकॉनमी कॉन्सेप्ट, और अब हम क्या बोल रहे हैं, जो अगर सपोज मैं मैन्युफैक्चर हूँ बैटरी का, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस बैटरी वेस्ट को भी मैं ही कलेक्ट करूँ। तो अब प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तो इट इज़ इन ट्यून विद वर्ड पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल, राइट। अगर कोई कंपनी इंपोर्ट कर रहा है बैटरी को, तो इंपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ऑलराइट। और ये सारा डेटा कहाँ पे होएगा कि किसने प्रोड्यूस की, क्या वो क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है वेस्ट कलेक्शन की। तो उसके लिए हमने क्या किया, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल क्रिएट किया, ये ध्यान रखना। ओके, और अगर ये कंपनीज ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईपीआर वाली फुलफिल नहीं करते, सो दे वुड बी पेनलाइज, ये ध्यान रखना। ओके, देन एक तो ये हो गया, देन साथ में क्या वेस्ट मैनेजमेंट रूल क्या कर रहा है, आप एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करो, स्टार्टअप्स प्रमोट करो, किसमें, वेस्ट मैनेजमेंट में, कि जो बैटरी वेस्ट कलेक्ट कर सके, उनको रिसाइकल करे, देन उनको किसी और प्रोडक्ट में यूज़ करे एज अ रॉ मटेरियल। सो बेसिकली एम क्या हमारा सर्कुलर इकॉनमी, एक का बाई प्रोडक्ट दूसरे का क्या होएगा, रॉ मटेरियल। तो इससे क्या होगा, इट क्रिएट्स व्हाट, सर्कुलर इकॉनमी, राइट, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस मैनेजमेंट रूल्स। तो रिप्लेस कर रहा है 2001 वाले को, कौन सी टाइप ऑफ बैटरीज कवर कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज, पोर्टेबल बैटरीज, ऑटोमेटिव एंड इंडस्ट्रियल बैटरीज। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सप्लेन कर दिया मैंने, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, राइट। देन एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट कर रहा है, देखो फिगर में ही देख लो सेल्स कैसे पड़े हुए हैं, राइट। ओके, फिर यूज़ करो रिसाइकल मटेरियल्स फॉर न्यू बैटरीज, राइट। मॉनिटर करो कैसे, पोर्टल के थ्रू, सेंट्रलाइज पोर्टल सेटअप होएगा, ऑलराइट। क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये लर्निंग हुई है आपके लिए। ओके, क्या कह रहे हैं, इन अ ड्राई सेल बैटरी विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स, अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। आंसर क्या है इसका, ए। देखो आपने फ्यूल सेल पता होगा, एक कैथोड होता है एक एनोड होता है, तो उसमें क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, तो करंट मूव कर रहा है, तो आप लिक्विड डालते हो, लिक्विड के थ्रू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइन मूव करेगा, तो करंट जनरेट होएगा, तो वो लिक्विड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हम कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं ड्राई सेल बैटरी में, अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड को, ये ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ गंगा इनिशिएटिव। देखो अभी गंगा को क्लीन करने के लिए कौन सा इनिशिएटिव चल रहा है, नमामि गंगे, राइट। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या वो किया है, कॉन्सेप्ट दिया नया, अर्थ गंगा। अर्थ गंगा मीन्स, अर्थ मीन्स इकोनॉमी। अभी तक हम क्या देख रहे थे, गंगा को एज अ सिर्फ सोर्स ऑफ वाटर। नाउ मोदी जी ने बोला कि हम मूव करें टूवर्ड्स ब्लू इकोनॉमी, दैट मीन्स यूजिंग रिसोर्सेज ऑफ ओशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, और यू कैन से टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देन वाई नॉट यूज द रिसोर्सेज ऑफ रिवर्स ऑल्सो। तो गंगा इतनी बड़ी है, इतनी स्टेट से पास करती है, मुझे बताओ कौन कौन सी स्टेट से पास करती है गंगा, ओके
सो गंगा को हम यूज़ करेंगे फॉर द इकोनॉमिक पर्पस कि उसको कंजर्व भी करो, उसका इकोसिस्टम रिवाइव भी करो, पोल्यूशन फ्री करो, साथ में उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या आता है, पीपल, राइट, दैट मीन्स सोशल एस्पेक्ट, planet, that means environmental aspect, and profit, which is economy aspect. This is sustainable development. तो आप अभी तक नमामि गंगे में देख रहे थे प्लानट इन्वायरमेंट के एस्पेक्ट से कि उसको क्लीन करना, इकोसिस्टम रिवाइज, पर वाई नॉट लुक आउट द लाइवलीहुड ऑफ पीपल, इकोनॉमी भी राइज हो, कल्चर अगर गंगा से रिलेटेड है किसी का तो वो भी प्रोटेक्ट करो, राइट. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट. सो इट इज़ अ रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने प्रोवाइड किया. ओके, सो अब देखो क्या क्या हम करवा सकते हैं. तो अर्थ गंगा में जो फीचर्स अप्रोच किए या प्रोवाइड किए, तो एक कह रहे कि आप एग्रीकल्चर, देखो एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए, उसके लिए फर्टिलाइजर्स चाहिए, पर इशू क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर में फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर रहे हो, वो गंगा में जा रहा है और गंगा को पोल्यूट कर रहा है. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स आप किसकी तरफ मूव करो, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग. ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इससे ग्रोथ भी होगी एग्रीकल्चर की. देन जो एग्रीकल्चर वेस्ट जा रहा है रिवर में वो भी रुकेगा, राइट. सो आप क्या यूज़ करो एज अ फर्टिलाइज़र, नॉट केमिकल फर्टिलाइज़र एनीमोर, आप गोबर को यूज़ करोगे, काउ डंग को. और इसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम भी चलाई, गोबरधन स्कीम, राइट. सो दिस इज फर्स्ट फीचर ऑफ दिस अर्थ गंगा. ऑलराइट, देन इंडस्ट्री सेटअप है गंगा के लॉन्ग, तो उसका वेस्ट वाटर जा रहा है. तो वेस्ट वाटर क्या कर रहा है, एक तो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, थर्मल पोल्यूशन हो रहा है, देन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड डिक्रीज़ कर रहा है, तो उसकी वजह से एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स मर रहे हैं. सो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि जो वेस्ट वाटर आप रिलीज़ कर रहे हो उसको मोनेटाइज करो, बिकॉज वो ग्रे वाटर यूज़ कर सकते हो आप. वेस्ट वाटर क्या एज अ ग्रे वाटर है, तो उसको यूज़ करो. कैसे कर सकते हो, उसको रीयूज़ करो, रिसाइकल कर लो उस वाटर को, तो ट्रीट करो उस वाटर को. और फिर कहाँ यूज़ कर सकते हो, पीने के लिए मत यूज़ करो ना, किसके लिए यूज़ करो आप, क्या कहते हैं, टॉयलेट्स में यूज़ कर लो, देन गार्डनिंग के लिए यूज़ कर लो, गाड़ी वगैरह धोनी है उसके लिए यूज़ कर लो. क्यों फ्रेश वाटर यूज़ करना गाड़ी धोने के लिए, राइट. इससे क्या होगा, मोनेटाइज हो रही है, इंडस्ट्रीज़ को भी पैसा मिलेगा, इवन अर्बन लोकल बॉडीज़ को पैसा मिलेगा, राइट. देन गंगा में और कैसे हो सकता है, रिवर के आसपास आप क्या करो, हार्ट सेटअप कर दो, तो ताकि रिवर टूरिज़्म प्रमोट करने के लिए, रिवर टूरिज़्म प्रमोट करो. साथ में क्या है, उसके आसपास हार्ट्स के होंगे, मार्केट्स होंगे, तो आप मार्केट सेटअप कर दो. तो अगर कोई रिवर जा रहा है, कोई रिवर से जा रहा है, राइट. अभी पता ना आपको, गंगा विला हमने क्रूज़ स्टार्ट किया है, जो लॉन्गेस्ट, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट क्रूज़ है रिवर वाइज. ओके, तो जब रिवर से कोई जा रही है, कोई क्रूज़ जा रहा है, टूरिज्म चल रहा है, तो आसपास हार्ट सेटअप कर दो, मार्केट सेटअप कर दो, जो लोकल प्रोडक्ट्स बेचे, उससे लोगों की इनकम जनरेट हो रही है. देन और क्या करें, पब्लिक पार्टिसिपेशन, जनधन करो, पब्लिक पार्टिसिपेशन, जनधन योजना बनाओ, सॉरी जन आंदोलन, नॉट जनधन, जन आंदोलन करो, लोगों की पार्टिसिपेशन करो. जब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, अपना मान के करेंगे पार्टिसिपेट, क्योंकि उनको क्या मिल रहा है, सेंस ऑफ ओनरशिप मिलेगी. उससे क्या होगा, और गंगा की वेलफेयर की तरफ मूव करेंगे, राइट. देन कल्चर प्रमोट करो गंगा के लॉन्ग, वाराणसी होगी, इतनी कल्चरल सिटीज़ है, आगरा यमुना के लॉन्ग है, तो सबको प्रमोट करो. टूरिज़्म प्रमोट करो, बोट टूरिज़्म, इको टूरिज़्म, एडवेंचर टूरिज़्म, योगा एक्टिविटीज़ प्रमोट करो, राइट. साथ में पब्लिक पार्टिसिपेशन दोगे, लोकल गवर्नमेंट को भी स्ट्रेंथन करो. उससे क्या होएगा, इफेक्टिवनेस दिखेगी वाटर गवर्नेंस में. तो सही है. पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है, एग्रीकल्चर, तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग. इंडस्ट्री से आ रहा है, तो वेस्ट वाटर रीयूज़ करो, ट्रीट करो उसे. लाइवलीहुड जनरेट करना है, मार्केट सेटअप करो, हार्ट्स. देन कल्चर प्रमोट करो, टूरिज्म प्रमोट करो, पब्लिक पार्टिसिपेशन, लोकल गवर्नमेंट. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ दिस अर्थ गंगा. आई होप क्लियर. ओके, सो फोकस सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है. इकोनॉमिक्स बेसिकली ब्रिज कर रहे हो आप, इकोनॉमिक्स एंड रिवर को मर्ज कर रहे हो. बहती गंगा बढ़ता जीवन, ये इसका है, राइट. फीचर्स, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग मैंने बता दिया.
तो बेसिकली आप क्या करो, केमिकल फ्री फार्मिंग ऑन 10 किलोमीटर ऑन इधर साइड ऑफ द रिवर, काउ डंग गोबर्धन स्कीम, मोनेटाइज करो स्लज एंड वेस्ट वाटर, लाइवलीहुड जनरेशन, लोकल प्रोडक्ट्स हार्ड सेटअप करो, पब्लिक पार्टिसिपेशन, कल्चरल हेरिटेज, टूरिज्म, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग बाय लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सब राइट। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके क्या कह रहे हैं, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, इस पर पहले भी यूपीएससी ने पूछा है, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। ओके, तो रिवर बेसिन इज द यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ट्रू। इट स्पीयरहेड्स द रिवर कंजर्वेशन एफर्ट्स एट द नेशनल लेवल, ट्रू। वन ऑफ द सीएम ऑफ द स्टेट्स थ्रू विच गंगा फ्लोज बिकम्स द चेयरमैन ऑफ एनजीआरपीए ऑन रोटेशन बेसिस, दिस इज रॉन्ग। चेयरमैन कौन होता है, हमारे मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, राइट। सो 1 and 2 आर करेक्ट, करेक्ट पूछ रहा है, सो आंसर इज ए। ओके, सो प्राइम मिनिस्टर इज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, राइट। बाकी मेंबर्स इसके सीएम होते हैं, राइट, कंसर्न यूनियन मिनिस्टर और सीएम ऑफ द स्टेट्स। मैंने पूछा था ना आपसे कहाँ कहाँ से गंगा आता है, देख लो आंसर, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, राइट। ओके नेक्स्ट, नगर वन योजना। अभी हमने देखा दिल्ली में एयर पोल्यूशन हो रहा है, देन हमने देखा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जहाँ पे हम नॉन अटेनमेंट सिटीज़ को, तो बेसिकली इशू क्या आ रहा है, सिटीज़ पोल्यूट हो रही है, तो सिटीज़ में पोल्यूशन राइज हो रहा है, तो आपको एक बॉडी कुछ फॉरेस्ट वगैरह सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेस्ट का रोल क्या है, रेगुलेटिंग सर्विसेज, सपोर्टिंग सर्विसेज, उसमें क्या क्या कर रहे हैं वो, क्लाइमेट को रेगुलेट करेंगे, इवन पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो क्या है, क्लीन एटमॉस्फेयर रखेंगे ओवर द सिटी। तो उसी को प्रमोट करने के लिए हम क्या लेके आए, नगर वन योजना। नगर मीन्स सिटी, वन मीन्स फॉरेस्ट, सो सिटी फॉरेस्ट प्रमोट कर रहे हैं, राइट। अब देखो स्कीम आ गई, तो किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसका फीचर क्या है, हम नगर वन बनाएंगे, बेसिकली अर्बन फॉरेस्ट या सिटी फॉरेस्ट, साथ में नगर वाटिका, वाटिका क्या होते हैं, गार्डन्स, तो हम ये बनाएंगे। इससे क्या होएगा, सिटीज़ के अंदर ट्रीज़ की कंसनट्रेशन इंक्रीज होएगी, और ये ट्रीज़ क्या है, हमें फॉरेस्ट कवर अचीव करना है 33%, मतलब फॉरेस्ट एरिया 33% होना चाहिए, तो वो हेल्प करेगा। तो ये ट्रीज़ कौन से होंगे, जो आउटसाइड दी फॉरेस्ट होंगे और शहर के अंदर होंगे, तो इससे क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी रिवाइव करेंगे अब सिटीज़ की। आपने देखा होगा स्पैरो पिजन्स की पॉपुलेशन कितनी कम होते जा रही है, ऑलराइट। ओके, अब इनिशिएटिव देख लिया, फीचर देख लिया, अब इसकी फंडिंग, फंडिंग कहाँ से आ रही है इसकी फंडिंग आएगी वही, अभी हमने बात की थी कैंपा, कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन एक्ट, उससे आएगी फंडिंग, राइट, ये ध्यान रखना। ओके, टारगेट्स क्या इसके, ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने। टारगेट 400 नगर वन बनाएंगे, 200 नगर वाटिका, बाय व्हाट, 2024-25 तक। ओके ओके नेक्स्ट, अगेन क्लाइमेट चेंज आ रहा है, तो आप क्या फोकस करोगे, एनर्जी को कंजर्व करो या फिर एनर्जी एफिशिएंट बनो, यही होएगा। आपके अप्लाइंसेस है, आपने देखा होगा एसी पे 5 स्टार रेटिंग दी होती है, इवन यूपीएससी ने पूछा था 5 स्टार रेटिंग किस किस पे होता है, कौन से अप्लाइंसेस पे। तो अब हम लेके आए एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022, तो ये किसको अमेंड कर रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, जो लास्ट टाइम 2010 में वो अमेंड हुआ था, राइट। तो एनर्जी कंजर्वेशन किस पे फोकस करता है, कि आप एनर्जी को एफिशिएंटली यूज़ करो, वेस्ट मत करो, वो ये कह रहे हैं, ऑलराइट। सो देख लेते हैं फीचर्स के इसके, इस बिल में मेंशन किया है, देखो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा क्या क्या मेंशन है इसमें। एक तो नॉर्म्स मेंशन है, नॉर्म्स फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, कि आपके इक्विपमेंट्स में एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज़ करो, राइट। पहली बात तो ये बोल रहा है, ओके। देन बिल क्या बोल रहा है, ये जो एनर्जी एफिशिएंसी नॉर्म्स है कौन इम्प्लीमेंट करेगा, तो एक्ट में ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, एक बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, ओके, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंडर। तो ये क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, ये इंश्योर करेगा कि क्या कंपनीज अप्लायंसेस एनर्जी एफिशिएंट नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, राइट। ओके, अब बी के बारे में देख लो, ये क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसके अंदर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंदर सेटअप किया है,
2010 में जो अमेंडमेंट हुई थी उसका जो बी का डायरेक्टर जनरल है, आप लोग भी बन सकते हो, तो उसका टर्म एक्सटेंड कर दिया, टेन्योर। पहले 3 साल था, अब क्या हो गया 5 ईयर्स, ये ध्यान रखना। ऑलराइट, ओके। देन बिल और क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स, इसके बारे में प्रोवाइड करता है कि सपोज एक इंडस्ट्री है, उसको मैंने अलॉट किया कितना 100 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पर उसने यूज़ कितना किया 70, तो 30 सेव कर लिया, तो वो 30 का क्या हम बना देंगे सर्टिफिकेट। और वो सर्टिफिकेट परचेज कौन करेगा, कोई इंडस्ट्री है जिसको 100 अलॉट किया था पर उसने 130 यूज़ किया, तो उसे जस्टिफाई करना है 30, तो उसने एक्सेस में यूज़ किया, तो वो क्या करेगा, ये सर्टिफिकेट परचेज कर लेगा। इससे क्या हो गया, इंडस्ट्री ए को फ़ायदा हुआ, इंडस्ट्री बी को भी फ़ायदा हो गया। और हमने क्या किया, जितना एमिशन का टारगेट था उतना ही एमिशन हो, उससे ज़्यादा नहीं हो, अदरवाइज़ पेनल्टी लगेगी बी पे कि उसने एलोकेटेड से ज़्यादा क्यों एमिट किया या एनर्जी वेस्ट क्यों की। ओके, देन और क्या प्रोवाइड करता है बिल, ये रेगुलेट करता है इंपोर्ट ऑफ इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करे तो दे हैव टू बी इन ट्यून विद द नॉर्म्स सेट फॉर द एनर्जी एफिशिएंसी, ये ध्यान रखना। देन कोई मैकेनिज्म है, कोई खुश नहीं है बिल के प्रोविजन से, या फिर कोई गवर्नमेंट के ऑफिसर से या एक्शंस जो भी है रीज़न, सो एपेलेट ट्रिब्यूनल सेटअप किया हुआ है। सो एनी ऑर्डर पास बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट जो भी, उसके अगेंस्ट आप अगर आपकी कुछ क्वेरी है या ग्रीवेंसेस है तो आप एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो। वो भी किसने सेटअप किया, दिस एक्ट। सो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल दोनों एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंडर आते हैं, ये ध्यान रखना। ओके, देन और क्या कहता है ये बिल, ये बिल कह रहा है अब आपको एनर्जी एफिशिएंसी के लिए क्या चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी को भी यूज़ करना है। तो इंडस्ट्रीज़ को अब मिनिमम सपोज 100 यूनिट्स यूज़ कर रही है, तो इसमें क्या है, एक तो थर्मल पावर प्लांट से एनर्जी आ रही है, साथ में रिन्यूएबल एनर्जी से भी यूज़ करना है, मिनिमम शेयर होएगा, वो डिपेंड करेगा इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, राइट, ये कह रहा है वो। साथ में प्रमोट करो न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन प्रमोट करो, रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन हाइड्रोजन प्रमोट करो। ओके, देन और क्या एक्सटेंड कर दिया, अभी सिर्फ ये इंडस्ट्रीज़ को टारगेट करता था फॉर द पर्पस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, अब ये क्या बोल रहे हैं, अलॉन्ग विद इंडस्ट्रीज़ आप रेजिडेंशियल एरियाज़ को भी टारगेट करो, उनके लिए भी नॉर्म सेट करो एनर्जी एफिशिएंसी, लार्जर रेजिडेंशियल्स बेसिकली सोसाइटीज़ वगैरह। सो अब क्या हो गया, बेसिकली बिल में क्या क्या है, न्यू नॉर्म्स है एनर्जी एफिशिएंसी के लिए जो कवर कर रहा है इंडस्ट्रीज़ रेजिडेंशियल एरियाज़ को भी, लार्जर रेजिडेंशियल नॉट स्मॉलर। देन बॉडी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी उसको और एम्पावर कर रहे हैं, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स आ गए। देन इक्विपमेंट्स इंपोर्ट कर रहे तो उसको रेगुलेट कर रहा है, एपेलेट ट्रिब्यूनल सेटअप किया इस एक्ट के अंडर, राइट, ये ध्यान रखना। साथ में एनर्जी सोर्स को डाइवर्स करो, रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करो, ग्रीन हाइड्रोजन प्रमोट करो, क्लियर। तो ये ध्यान रहेगा, ये तो वैसे ही रट्टे बच गए होंगे आपके। ऑलराइट, ये बता दिया मैंने। एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट एक्ट अलाउज द सेंटर टू प्रोहिबिट पेनल्टी अपील्स, एपेलेट ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, किसके अंडर है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। अभी हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन एक्ट जो 2001 में था, एक और है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, उसके अंदर एपेलेट ट्रिब्यूनल सेटअप किया, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन एक्ट के अंदर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ओके, प्रपोज चेंज टू द एक्ट, मतलब बिल में क्या है बता दिया, राइट। देन हाइड्रोजन को प्रमोट करो, ग्रीन हाइड्रोजन, इट कवर्स करंटली ओनली लार्ज इंडस्ट्रीज, पर अब लार्ज रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी कवर करो। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, मोस्ट फेवरेट टॉपिक यूपीएससी का, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट क्या कहता है, ये मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, तो जो ट्राइबल पीपल रहते हैं उनको फॉरेस्ट राइट्स प्रोवाइड करो। फॉरेस्ट राइट्स कौन से, इंडिविजुअल राइट्स एंड कम्युनिटी राइट्स। तो इंडिविजुअल लेवल पे मैं अपनी जो मेरी लैंड है वो मुझे मिले, कम्युनिटी लेवल पे जो पूरा एक फॉरेस्ट एरिया एक ट्राइब को एलोकेट होएगा कम्युनिटी, और वो कंजर्व करेंगे, दैट इज़ कम्युनिटी राइट्स। ओके, सो न्यूज़ में क्या होता है, उड़ीसा एक ऐसी कंट्री है
बिकॉज उड़ीसा में मैक्सिमम PVTGs है। तो जहाँ पे ऑलमोस्ट उसने कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट कर दिया फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को, राइट। तो ये ध्यान रखना। ओके, तो देख लेते हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट्स है क्या। अभी बताया इंडिविजुअल राइट्स, राइट। तो इंडिविजुअल राइट क्या हो गया, एक तो उसको राइट टू हैबिटेशन, जो उसका घर है, लैंड है, वो उसी को मिले। साथ में राइट टू सेल्फ कल्टीवेशन, ये उसके राइट्स है। कोई अगर उसको लैंड में प्रैक्टिस करे एग्रीकल्चर तो वो भी उसके राइट्स होंगे। देन कम्युनिटी राइट्स क्या हो गए, कम्युनिटी राइट्स आप मिलके एक एरिया हो गया, गवर्नमेंट का लैंड है, कम्युनिटी लैंड है, वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, फिशिंग कर रहे हो, सपोज पॉन्ड हो गया, राइट, वाटर बॉडी कोई भी। देन ग्रेजिंग राइट्स आपको चाहिए, आपको एनिमल्स को मतलब घास चढ़ा के आना है, तो ग्रेजिंग राइट्स हो गए, राइट। इवन इसमें क्या आता है, एक कम्युनिटी है, वहाँ पे कुछ स्पेशल फॉरेस्ट की स्पीशीज़ है, एनिमल की या फिर प्लांट की, तो उससे क्या है, आप कुछ यूज़ कर रहे हो, बायोडाइवर्स रिसोर्स बना रहे हो, तो वो क्या आ गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो उस पर भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किसका होएगा, कम्युनिटी का होएगा, राइट। तो ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट भी डील करता है इससे। ओके, क्लियर। देन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारे कम्युनिटी राइट्स को इंश्योर करना कि मतलब वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया कम्युनिटी के अंडर है, पर वो किसके अंडर आते हैं, मैंडेट किसका है, ग्राम सभा। इवन इंडिविजुअल राइट को इन्फोर्स करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ग्राम सभा की, राइट। सो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉरेस्ट को कंजर्व करना, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, राइट। इवन वहाँ के कल्चर को भी प्रोटेक्ट करना। ओके, तो कोई भी हम लोकल पॉलिसी स्कीम बना रहे, सब में ग्राम सभा की सी होगी। तो ये ध्यान रखना, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, राइट। इंडिविजुअल राइट, कम्युनिटी राइट्स, राइट टू एलोकेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर डेवलपमेंट पर्पसेस, राइट। अगर हम डाइवर्ट कर रहे हैं फॉरेस्ट से नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए, तो किसकी सेज लगेगी, ग्राम सभा। ग्राम सभा बता दिया, राइट। तो हाईली एम्पावर्ड बॉडी, तो ये क्या है, बेसिकली लोकल गवर्नमेंट की तरह एक्ट करता है, और यू कैन से डिसेंट्रलाइज सेटअप, पावर विद द लोकल पीपल। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, क्या कह रहे हैं, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, नहीं, ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में आता है। टू इंक्रीज द कंट्रोल ऑफ फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, नहीं। टू प्रोवाइड ग्रेटर ऑटोनॉमी टू द स्टेट्स ओवर सेंचुरीज फॉलिंग अंडर देयर टेरिटरीज, ये भी नहीं है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आता है। रिकग्निशन ऑफ द राइट्स ऑफ ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ट्रू, उनके इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी राइट्स, राइट। ओके, नेक्स्ट, अमेंडमेंट्स टू द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रूल्स। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रूल्स, ये बेसिकली क्या होते हैं, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, उसके लिए क्या चाहिए, लैंड चाहिए, तो आप क्या करोगे, फॉरेस्ट कट डाउन कर रहे हो, साथ में आप क्या देखोगे, उस प्रोजेक्ट की वजह से क्या इकोसिस्टम, उसके नियर बाई इकोसिस्टम, वाइल्ड लाइफ, वो अफेक्ट हो रहा है। अगर माइन्यूट इम्पैक्ट इफेक्ट हो रहा है, फिर तो आप उस प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल देके स्टार्ट करवा दोगे, पर अगर मेजरली इम्पैक्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, आप उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं करोगे। तो वो इम्पैक्ट को असेस करना, ये रूल्स प्रोवाइड करते हैं कैसे करना है, ऑलराइट। ओके, तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने क्या किया था, रूल्स चेंज किए, उसमें कहा कि कुछ प्रोजेक्ट्स में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं होएगा, चाहे उससे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट हो भी रहा है, तो वो बेसिकली है स्ट्रैटेजिक पर्पज़ के लिए। जैसे अभी एक न्यूज़ में क्या चल रहा है, 4 धाम यात्रा, तो उसके लिए हम रोड्स बना रहे हैं, पर वो क्या है, उसका बनाने का पर्पज़ क्या है, स्ट्रैटेजिक फैक्टर, कि रोड्स बनेंगे। अगर आप बॉर्डर एरिया में, उत्तराखंड में बिल्ड हो रहा है, तो बॉर्डर एरियाज़ में अगर आपको फोर्सेस मोबिलाइज करनी है तो आप इजीली कर सकते हो, पर इशू इज़ व्हाट, इट इज़ अफेक्टिंग व्हाट, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ ऑफ उत्तराखंड रीजन। सो ऐसे केस में क्या रहा है, एक डिफिकल्ट होता है बैलेंस मेंटेन करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है, पर समटाइम्स डेवलपमेंट कम्स एट द कॉस्ट ऑफ द लॉस ऑफ एनवायरनमेंट। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के एंड स्ट्रैटेजिक पर्पज़ के लिए हमने क्या किया, EIA रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे, एग्जेम्पशन दी है। तो किस किस को दिया है, हाईवे प्रोजेक्ट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक एंड डिफेंसिव इंपॉर्टेंस, वही 4 धाम यात्रा, राइट, ये ध्यान रखना।
इवन LOC के आसपास 100 किलोमीटर तक अगर आप कोई रोड वगैरह बना रहे हो उसको भी एग्जेम्प्ट किया हुआ है। ओके, ये ध्यान रखना। देन चारधाम यात्रा आप देख सकते हो, चारधाम में कौन कौन आते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो हमसे रोड बना रहे हैं, पर थिंग इज इसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, पर इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने क्या कहा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रूल्स चारधाम यात्रा में एप्लीकेबल नहीं है। ओके, और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो हाईवेज देख लिए स्ट्रेटजिक वाले LOC के अराउंड, और अब देखो अभी क्या थर्मल पावर प्लांट है, कौन से, कोल बेस्ड, पर कोल बेस से अभी हमने देखा फ्लाई ऐश इश्यूज आ रहे हैं, फ्लाई ऐश रिलीज हो रहा है, देन एसिड रेन क्रिएट हो रहा है, लॉट ऑफ इश्यूज। तो अब हम प्रमोट करें थर्मल पावर प्लांट्स हमें सेटअप करना है, पर हम क्या रॉ मटेरियल यूज़ करें, बायोमास। तो बायोमास को प्रमोट करने के लिए सर्कुलर इकॉनमी होगी, फार्मर्स को फ़ायदा होएगा, स्टबल बर्निंग वाला इशू खत्म होएगा। तो ऐसे केस में क्या है, एग्जाम्प्ट कर दिया। अगर हम बायोमास बेस्ड थर्मल पावर प्लांट बना रहे हैं, कितनी कैपेसिटी तक, अप टू 15 मेगावाट तक, राइट, ये ध्यान रखना। तो दे हैव बीन एग्जेम्प्टेड। ओके, देन फिश पोर्ट्स, जिन पोर्ट्स पे फिश को हैंडल करा जा रहा है उनको हमने एग्जेम्प्ट कर दिया है, राइट। देन टोल प्लाजा, आपने देखा हाईवे पे मूव करे टोल प्लाजाज होते हैं, तो उनको क्या हो रहा है, विद टाइम क्या हो रहा है, वो हाईवेज एक्सपैंड भी हो रहे हैं, विड्थ इंक्रीज हो रही है, तो नियर बाय रोड्स वगैरह होंगी, फॉरेस्ट होएगा या फिर एग्रीकल्चर एरिया, उसको आप हाईवे में ले आते हो, तो उसकी वजह से भी आप देखोगे इम्पैक्ट क्या हो रहा है इन्वायरमेंट पे, तो वो भी आप एग्जेम्प्ट कर दिया आपने, राइट। सेम केस गोज विद एयरपोर्ट, अगर आप एयरपोर्ट को एक्सपैंड कर रहे हो तो उस केस में भी क्या है, यू आर एग्जेम्प्टेड, उसमें भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं होएगा। तो ये ध्यान रखना, हाईवेज, LOC के अराउंड, फिश पोर्ट्स, टोल प्लाजा, एयरपोर्ट्स, एंड थर्मल पावर प्लांट बेस्ड, सॉरी बायोमास बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स जिसकी कैपेसिटी अप टू 15 मेगावाट, ये सारे एग्जेम्प्टेड है, ये ध्यान रखना, राइट। ओके, ये बता दिया मैंने, बायोमास बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, फिश हैंडलिंग पोर्ट, टोल प्लाजा, एंड इवन एयरपोर्ट, एयरपोर्ट एग्जिस्टिंग एरिया एक्सपैंड कर रहे हैं, राइट। ऑलराइट, क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, क्या कह रहे हैं, EIA is usually required for a development project when limited impacts are expected in the environment. No, जब सीवियर इम्पैक्ट हो रहा है, मेजर इम्पैक्ट, नॉट लिमिटेड इम्पैक्ट, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं होता। ए इज रॉन्ग। दे आर पोटेंशियल फॉर ट्रांसबाउंडरी इम्पैक्ट, येस। मैनी पीपल आर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाई द प्रोजेक्ट, येस। अब हम कह रहे हैं ना, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के साथ सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी करो। नो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट्स आर एक्सपेक्टेड, ये रॉन्ग। देयर आर प्रोटेक्टेड एरियाज इन द प्रोजेक्ट एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, ट्रू। So B, C and E are correct. So answer is 2. Clear? Alright, B is the answer. Next question. Environmental Protection Act. अभी इसको अमेंड करने को मिनिस्ट्री बोल रही है, कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। वो कह रही है कि हम डीक्रिमिनलाइज करें। अभी के इसमें जो पेनल्टीज़ है वो बहुत हार्श पेनल्टीज़ है, तो वो क्या, बेसिकली इट मेक्स एन इंडिविजुअल अ क्रिमिनल। तो हम क्या चाहते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहे हैं, हम कुछ क्राइम कर देते हैं, राइट, कुछ डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, तो हार्श पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, रादर दे शुड बी मेड लॉयल टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट। उनको पढ़ाओ, उनको सिखाओ, अवेयर करो, ये सब चीज़ें करो, पर रादर देन पेनल्टी लगा दो 3 साल 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, नहीं। सो एम इज़ टू डीक्रिमिनलाइज, तो सिटीजन फ्रेंडली लॉ बनाओ। ओके, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था, किसके लिए आया था, जो इन्वायरमेंटल ट्रीटीज थी इंटरनेशनल लेवल पे, उसको इन्फोर्स करने के लिए, और वो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है, आर्टिकल 253, ये ध्यान रखना। ओके, ऑलराइट, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ये बेसिकली क्या है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लान इम्प्लीमेंट बॉडी सेटअप कर रहा है, राइट। तो अब इसमें इशू क्या है, इसमें पेनल्टीज बहुत हार्श है,
राइट। तो पेनल्टीज़ देखो, इम्प्रिजनमेंट आप 5 साल के लिए जेल में डाल रहे हो, या फिर आपको 1 लाख का फ़ाइन लग गया, या फिर दोनों, अगर आप कंप्लाई नहीं कर रहे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग, ये होता है। राइट। सपोज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर ही आ रहा है ये, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ये सब इसके अंडर आ रहे हैं। तो अगर आप कंप्लाई नहीं कर रहे, क्योंकि अब हमने क्या कर दिया, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो कंप्लाई नहीं करेगा इन रूल्स के अकॉर्डिंग, तो ही विल बी पनिश्ड, ही और शी विल बी पनिश्ड। राइट, ये है। और अगर वो फिर से इसको भी कंप्लाई नहीं करता, कि फिर से वो कंटिन्यू कर रहा है, मतलब एक बार पेनल्टी चलेगी, फिर से वो मतलब वायलेट कर रहा है प्रोविजंस ऑफ दीज रूल्स, तो उसको फिर से क्या लगेगा, उसको एडिशनल 5,000 रुपीज़ पर डे ये पेनल्टी लगती रहेगी। सो कितना हार्श है ये। और क्या हो सकता है, इसके साथ साथ उसको 7 साल के लिए जेल में डाल सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट। सो दीज आर वेरी हार्श। जस्ट उसने इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट किया और उसको 5 साल के लिए जेल डाल दो। जो बंदा चोरी करके आ रहा है उसको भी कम पनिशमेंट है, पर इसके लिए आपको ज़्यादा पनिशमेंट दे रहे। सो दिस इज एक इनजस्टिस दिख रहा है। राइट। सो गवर्नमेंट ने क्या प्रपोज किया है कि आप इम्प्रिजनमेंट को 5 साल की जगह इसके क्या करो, उस पर मॉनिटरी पेनल्टी लगाओ। राइट, पैसों का फाइन लगा दो और उसको जेल में मत डालो। ओके। और क्या कहें, अगर मेरे एक इंडस्ट्री से किसी की जान जा रही है या इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो डील करो उसको आईपीसी से, इंडियन पिनल कोड, नॉट एज पर दी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के प्रोविजन से। ओके। एंड साथ में क्या है, जो आप पैसा इकट्ठा करोगे पेनल्टी के फॉर्म में, तो आप एक सेटअप करो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड, उसमें वो पैसा जाना चाहिए। ये है बेसिकली। क्लियर? ऑलराइट। सो एक्ट के बारे में ऑब्जेक्टिव, पीनल प्रोविजन 1 लाख का 5 साल तक कंटिन्यू कर रहे हो, अगर फिर से आप वायलेट करते जा रहे हो तो 5,000 एवरी डे, या फिर 7 साल। राइट, ऑलराइट। चेंज इम्प्रिजनमेंट को रिप्लेस कर दो मॉनिटरी पेनल्टी से, एंड डील करो आईपीसी कोड से, इंडियन पिनल कोड। आप लोग जब आईपीएस बनोगे, आईएएस बनोगे, तो आपको यही पढ़ना ही पड़ेगा। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट। अब फिर से ई वेस्ट मैनेजमेंट आ गया। अभी बैटरी वेस्ट देखा था, ई वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये भी कौन लाए, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। पहली बात ये पता होना चाहिए। तो ये सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को कवर करेगा, लैपटॉप, फ़ोन, कैमरा, रिकॉर्डर, म्यूजिक सिस्टम, फ्रिज, सब कुछ। राइट, ओके। तो इसके बारे में देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन में है क्या। तो इसने पहले टारगेट सेट किया कि जितना वेस्ट जनरेट कर रहे हैं हम कंप्यूटर, फ़ोन वगैरह से, राइट, तो इसने क्या बोला है, जो कंपनीज है वो क्या करेंगे, एटलीस्ट 60% ऑफ जो टोटल उन्होंने गुड्स प्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, तो 60% ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट उनको कलेक्ट करना है एंड रिसाइकल करना है बाय 2023। और ये टारगेट इंक्रीज होता रहेगा, 70% 2024 में होएगा, 80% 2025 में। तो जितना वेस्ट है उसका 60% आपको कलेक्ट एंड रिसाइकल करना है इस साल 2023 में, 70% अगले साल 2024, 80% 2025। तो हर साल इंक्रीमेंट होता रहेगा। सो बेसिकली क्या है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इन्फोर्स कर रहा है, सर्कुलर इकॉनमी अचीव करना है। साथ में क्या है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट्स, इसमें भी हम ले आए सर्टिफिकेट्स, जैसे एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स थी, कार्बन क्रेडिट होता है, ऐसी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट कि देखो अगर मैं एक कंपनी रन कर रहा हूँ, राइट, ओनली आईएस, तो मैंने लैपटॉप्स वगैरह बेचे, तो मैंने जितने बेचे थे उसका 60% मैंने रिसाइकिल कर दिया, ये तो मेरा टारगेट है। पर मेरे पास और भी टाइम था, 2-3 महीने बच गए, तो मैंने 20% और रिसाइकिल कर दिया। तो 20% मैंने बियॉन्ड द टारगेट किया एडिशनल, तो उस 20% के लिए मुझे सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और वो मैं दूसरी कंपनी को बेच सकता हूँ जो नहीं कर पाएगा रिसाइकिल। राइट, रिसाइकिल और ट्रेड करूँ और पैसा कमा सकता हूँ मैं। ओके। और मॉनिटर कौन करेगा ये सारा कुछ, सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अगर आप नहीं करोगे क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट, ये कंपनीज वायलेट करेगी तो उन्हें पेनल्टी लगेगी।
ओके, फर्दर रूल्स में क्या मेंशन है, अब देखो आपको ई वेस्ट है कलेक्ट करना है, राइट, उसके लिए आपको लैंड चाहिए। अब लैंड क्या आता है, स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में आता है। तो अब यहाँ पे फिक्स की है रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की। सीपीसीबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि टारगेट अचीव करे। स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि दे हैव टू प्रोवाइड देम विद द इंडस्ट्रियल स्पेस जहाँ पे वो ई वेस्ट को हैंडल करेंगे और रिसाइकिल करेंगे। साथ में इंश्योर करेंगे वहाँ पे जब इंडस्ट्रियल प्लांट सेटअप करेंगे वो रिसाइकलिंग प्लांट, तो वहाँ पे वर्कर्स का वेलफेयर इंश्योर करें, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ड्राफ्ट रूल्स, क्लियर। ओके, तो टारगेट्स बता दिए मैंने, ईपीआर सर्टिफिकेट्स, सर्कुलर इकॉनमी, राइट, पेनल्टी, मॉनिटरिंग अथॉरिटी, सीपीसीबी, स्टेट गवर्नमेंट के रोल्स बता दिए। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करो। बताया था ना मैंने यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है ई वेस्ट पे, तो सॉल्व करो। ओके, क्या कह रही है, ड्यू टू improper indiscriminate disposal of old and used computers or their parts, which of the following are released into environment as e-waste? First, beryllium, yes. Cadmium, yes. Chromium, yes, ये यूज़ होता है। हेप्टाक्लोर, नो। क्यों? हेप्टाक्लोर क्या होता है, इंसेक्टिसाइड होता है, ये ध्यान रखना। सो फोर्थ इज रॉन्ग। तो अगर फोर्थ रॉन्ग है तो आंसर वैसे ही आ गया आपका बी, पर देख लेते हैं। मर्कुरी, यस। लेड, यस। प्लूटोनियम, नो। प्लूटोनियम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये वैसे ही नहीं इतना मिलता हमें, तो प्लूटोनियम भी नहीं है, राइट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में मिलता है ना प्लूटोनियम। सो 4 and 7 नहीं आंसर, रेस्ट के 1 2 3 1 2 3 5 and 6 ये करेक्ट है, बी इज द आंसर। सो न्यू लर्निंग फॉर यू ऑल, याद कर लेना अच्छे से। ऑलराइट, रीड करना है, रीड कर सकते हो आप। और क्या क्या होता है, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स, पॉलीविनाइल क्लोराइड, फॉस्फोरस कंपाउंड्स, जो ऑप्शंस भी नहीं थे। इवन एंटीमनी मेटल होता है, राइट। कॉपर तो हो ही गई ऑफ कोर्स। ओके, नेक्स्ट। अब अगेन हमारा एम क्या है, इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स वगैरह लेके आए, तो अब हम क्या प्रमोट करें, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना है। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स, बहुत लिमिटेड इक्विपमेंट्स है जो इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहा है। इवन फॉर पावर सेक्टर, जनरेटर्स वगैरह वो भी हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं मैक्सिमम। सो गवर्नमेंट स्कीम लेके आ रहा है, कौन सी, पहले ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, दो मिनिस्ट्री जॉइंटली क्या लेके आ रहे, स्कीम फॉर सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग जोन फॉर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट्स, ये है। तो 3 प्रोजेक्ट्स प्रपोज किए, 2 तो क्या ब्राउनफील्ड लैब, मतलब ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आप उसको मॉडिफाई करके स्टार्ट कर रहे हो। ग्रीनफील्ड क्या, आप स्क्रैच से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करोगे, और कहाँ पे कर रहे हो, कोस्टल एरिया में, ये ध्यान रखना। सो एम क्या होगा, मैन्युफैक्चर करोगे जो भी इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स है किसके, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर सेक्टर, विंड सेक्टर में, देन पावर सेक्टर में। ओके, तो आपके प्राइवेट कंपनीज को इंसेंटिव्स हो गए कि आप पावर सेटअप करो यहाँ पे। ओके, और ये ध्यान रखा हुआ है जो लोकेशंस है ये प्रोटेक्टेड एरियाज, उसके अराउंड इको सेंसिटिव जोन, उससे दूर होएगा ये, राइट। ओके, सो जो इंडस्ट्री सेटअप करेंगी, प्राइवेट कंपनीज हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, साथ में हम क्या कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी हेल्प करेगी उनको। तो स्टेट गवर्नमेंट का शेयर कितना होगा, 26% स्टेक होएगा। सो इट वुड बी अ जॉइंट वेंचर बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड स्टेट गवर्नमेंट। ओके, और टू मॉनिटर कि ये परफॉर्म कर रहे कि नहीं कर रहे, हम एक कमेटी सेटअप करेंगे, स्कीम स्टीयरिंग कमेटी एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी, ये है, राइट। ओके, तो रीड कर सकते हो।
कॉमन टेस्टिंग फैसिलिटी, इको सेंसिटिव जोन से दूर होना चाहिए। जॉइंट वेंचर रहेगा स्टेट एंड प्राइवेट का, जिसमें स्टेट का शेयर कितना होगा 26%। 2 बॉडी सेटअप किया मॉनिटर करने के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी एंड स्कीम स्टीयरिंग कमेटी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक, सॉरी, बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी ऑफ नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके, तो अब देखो, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, थर्मल पावर प्लांट्स रन हो रहे हैं तो उसको रन कर रही है। ओके, तो ये क्या लेके आया, बिकॉज इट हैज़ अ मेजर रोल विद द इन्वायरमेंट। कोल को यूज़ कर रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, देन प्लांट सेटअप करना है, बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट हो रही है, देन नॉइज़ पोल्यूशन, ये सब हो रहा है। इवन वाटर रिलीज़ कर रहे हैं, वेस्ट वाटर से क्या हो रहा है, रिवर्स इफेक्ट हो रही है। सो एनटीपीसी अपनी पॉलिसी लेके आया, बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी, जिससे वो क्या कर रहे हैं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू मेक श्योर कि मेरी वजह से बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट ना हो, राइट। इट्स लाइक CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे क्या आ गया, हम इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। सोशल में कहता है कि ह्यूमन्स इफेक्ट ना हो, सोशल सोसाइटी इफेक्ट ना हो, राइट। सो देख लेते हैं इसकी पॉलिसी क्या है। तो पहली बात, ये पॉलिसी किसकी है, बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एनटीपीसी की है। ओके, सो इट इज़ इन ट्यून विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट मीन्स इकॉनमी भी चलेगी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट भी करना है। ऑलराइट, ओके। सो अब इसकी पॉलिसी क्या है कि एक तो पॉलिसी में हम क्या रखेंगे, टारगेट्स, इन्वायरमेंट टारगेट्स भी रखेंगे कि हमने इतना इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करना है। ओके, देन अब टारगेट अचीव करने के लिए प्रोफेशनल्स लेके आएंगे हम। देन हम ऑपरेशंस अवॉइड करेंगे जिससे बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट हो रहा है। साथ में इफेक्ट ही ना दिखे, हम सिर्फ रोकना नहीं है, साथ में हम कंट्रीब्यूट भी करेंगे बायोडाइवर्सिटी को बिल्ड करने में। ये है, राइट। और हमारी हर पॉलिसी में मेन स्ट्रीम कर लेंगे बायोडाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट को। सो बेसिकली पोल्यूटर पे प्रिंसिपल चलता रहेगा, प्रिकॉशंस लेंगे हम प्रॉपरली। इवन हमारी वजह से अगर लोकल थ्रेट्स हो रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को, वो हम ध्यान में रखेंगे, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलिसी। तो जनरल पॉलिसी आप खुद भी मतलब सोच सकते हो इसके पॉइंट्स। ओके, अब एनटीपीसी आ गया तो थोड़ा सा इकोनॉमिक एंगल से देख लेते हैं। ये क्या PSU है, किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है। ओके, ये क्या इंडिया का लार्जेस्ट पावर प्लांट है जो मतलब मैनेज कर रहा है ये सारा कुछ, थर्मल पावर प्लांट्स, राइट। कब सेटअप हुआ था ये, 1975 में सेटअप हुआ था। PSU है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर। ओके, देन महारत्ना कंपनी है, बस यही पता होना चाहिए। ऑलराइट, ओके, देख लें की फीचर्स, सपोर्ट प्रोफेशनल्स टू अचीव बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स, तो प्रोफेशनल्स को हेल्प करेगा ये, राइट। देन अवॉइड करेगा ऑपरेशंस, स्ट्रेंथन करेगा बायोडाइवर्सिटी को, मेन स्ट्रीम दी कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्रिकॉशनरी अप्रोच यूज़ करेगा। सो ऑल द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टू इंश्योर अर्थ वेराइटी इन लाइफ एंड अराउंड बिजनेस यूनिट्स ऑफ एनटीपीसी आर कंजर्व्ड। लोकल थ्रेट्स इंश्योर करेगा ना हो। एनटीपीसी के PSU है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर, इंडिया लार्जेस्ट पावर यूटिलिटी है, राइट। जो अभी क्या है 69 गीगावाट का प्लांट है इसके अंडर। देन CSR रन कर रहा है, वही मैंने बताया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, महारत्ना कंपनी। ऑलराइट, क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ जोग्राफिकल एरिया, ग्लोबल वार्मिंग, यस, फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, यस, वो याद करना, 4 इविल क्वाड्रेट्स। तो ग्लोबल वार्मिंग यस, फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट यस, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज यस, प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म नहीं, इससे नहीं होता। इससे तो कह रहा पेड़ को और बोल रहे कि पेड़ ग्रो करो। सो थर्ड इज नॉट, सो 1, 2 and 3 आर रॉन्ग। सो आंसर वुड बी ए, राइट। ओके, तो आप रीड कर सकते हो ये। ओके, नेक्स्ट, डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। अब देखो, जो मेजर एक इन्वायरमेंट डिजास्टर जो इंडिया फेस कर रहा है, क्या फेस कर रहा है, फ्लड्स। आपने देखा होगा मैप में
फ्लड के मैप में कितना एरिया, अराउंड 49 मिलियन हेक्टेयर एरिया, इतना एरिया इंडिया का फ्लड प्रोन एरिया, राइट। तो ऑब्वियसली वन ऑफ द रीज़न क्या है, डैम्स। डैम्स जो बनाए गए थे टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दी फ्लड, डैम्स अब खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज डैम की स्ट्रेंथ वीक होती जा रही है, 100 साल हो गए कुछ को बने हुए, तो क्या डैम्स ब्रेक हो रहे हैं और उसकी वजह से क्या हो रहा है, डाउन स्ट्रीम रीजन में वाटर का एकदम से फ्लो इंक्रीज हो रहा है और फ्लड आ रहा है डाउन स्ट्रीम रीजन में, राइट। सो इसको हैंडल करने के लिए हम प्रोजेक्ट लेके आए, डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स, राइट। ओके, तो देख लेते हैं ये किसने लॉन्च किया, सेंट्रल वाटर कमीशन ने लॉन्च किया 2012 में, जिसमें हेल्प कौन कर रहा है, वर्ल्ड बैंक। ओके, तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑब्वियसली आपको डैम की सेफ्टी इंप्रूव करो, ऑपरेशनल मैकेनिज्म इंप्रूव करो, प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल सेटअप करो, देन ऑब्वियसली अकाउंटेबिलिटी फिक्स होएगा, इंस्टीट्यूशन सेटअप करो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होएगी। ओके, देन इसके 2 फेजेस में रन हुए, फेज़ 1 एंड फेज़ 2, ये ध्यान रखना। ओके, एक्चुअली 3 फेज़, हाँ अब 3 फेज़ भी स्टार्ट हो रहा है, थर्ड अभी सेकेंड फेज़ चल रहा है, फेज़ 1 चल रहा है, थर्ड अभी स्टार्ट होएगा। तो फेज़ 1 चला था 7 स्टेट्स में, राइट। तो हमने कुछ डैम्स को इम्प्रूव किया। अब फेज़ 2 क्या है, इसको हम रन कर रहे हैं, 6 साल के लिए रन होएगा, कब से, 2021 से अगले 6 साल, नेक्स्ट 6 ईयर्स, राइट। फेज़ 3 कब से होएगा, 2024 से 2030 तक, 31 तक सॉरी, ये भी 6 साल, ये ध्यान रखना। ओके, अब इसमें फेज़ 1 में किसने हेल्प की थी, वर्ल्ड बैंक ने। फेज़ 2 एंड 3 में कौन हेल्प कर रहा है, वर्ल्ड बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIAP, ये सब है, वर्ल्ड बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये ध्यान रखना, राइट। तो ऑब्जेक्टिव वही सेम रहेंगे, सेफ्टी ऑफ डैम्स, परफॉर्मेंस इंप्रूव करो, देन इंस्टीट्यूशनल सेटअप करो, राइट, ये सब। तो ऑब्जेक्टिव सेफ्टी, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, इंस्टीट्यूशनल सेटअप, फेज़ 1, फेज़ 2 एंड 3 बता दिया मैंने, राइट। तो वही सेम ऑब्जेक्टिव्स। ऑलराइट, नेक्स्ट, अब GM क्रॉप, GM क्रॉप को लेके इतने पॉलिटिक्स चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने मॉरेटोरियम लगाया है, नहीं लगाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि करो, नहीं करना है, सो लॉट ऑफ इश्यूज आते हैं। पर अभी हम GM क्रॉप्स को कल्टीवेट नहीं कर रहे, अभी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, नॉन फूड क्रॉप के लिए कर रहे हैं, BT कॉटन, पर और किसी एरिया में हम नहीं कर रहे, फूड वाले एरिया में। न्यूज़ में था कि कुछ फार्मर्स इलीगली ग्रो कर रहे BT ब्रिंजल, राइट, पर स्टिल लीगली अलाउड नहीं है, BT ब्रिंजल आप ग्रो नहीं कर सकते, ओके। पर स्टिल व्हाट गवर्नमेंट इज सेइंग, एटलीस्ट आप रिसर्च तो करो GM क्रॉप्स पे, क्योंकि अभी तक प्रॉपर वेल एविडेंस नहीं है कि GM क्रॉप्स को प्लांटेशन से क्या नियर बाय इन्वायरमेंट की बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है, हमें वो नहीं पता। सो इसलिए अभी हमें नहीं आइडिया, पर स्टिल गवर्नमेंट बोले कि आप रिसर्च तो करो। तो रिसर्च को प्रमोट करने के लिए हम नॉर्म्स ईज करती है गवर्नमेंट ने, किसने, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। ओके, अब यूजली करता है, अगर आपको GM क्रॉप पे रिसर्च करना है, आपको क्या चाहिए, परमिशन चाहिए, किससे, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ये UPSC ने पूछा भी हुआ है पहले, राइट। पर अब नॉर्म्स की ईज कर दिए कि रिसर्चर को ज़रूरत ही नहीं है अप्रूवल लेने की, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी से, राइट। तो अप्रूवल नहीं चाहिए, और वेदर उस प्लांट को कल्टीवेट करने के नहीं, जो भी GM क्रॉप होएगा तो वो इन्वायरमेंट मिनिस्टर देखेगा बाद में, पर अभी नहीं, अभी आप रिसर्च करो, गवर्नमेंट ये बोल रहा है, रिसर्च मत रोको, ओके। आई होप GM क्रॉप पता है आपको, एक प्लांट है, दूसरा प्लांट, एक प्लांट की उसके अंदर क्या है, कुछ अच्छी क्वालिटीज़ है, नॉट जस्ट प्लांट, एनिमल में भी हो, तो आप क्या कर रहे हो, उसके जीन्स को आप एक प्लांट में डाल रहे हो, तो ये क्या बन गया, एक मॉडिफाइड प्लांट बन गया, यू कैन से। जो न्यू क्रॉप बनेगा क्या बनेगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड, यही फुल फॉर्म होती है। तो आपने उसके प्लांट्स के क्या किए, जीन्स मॉडिफाई कर दिए, तो उससे क्या होएगा, आफ्टर मॉडिफाइंग जीन्स उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएगी, ये, राइट। तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट। और मुझे बताओ कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं एडिटिंग के लिए, जीन एडिटिंग के लिए, यस, CRISPR-Cas9,
क्रिस्पर क्या है, जो बाइंड करता है डीएनए मॉलिक्यूल से, कैसनाइन के सीजर जो उसको जीन को डिलीट करेगा और फिर न्यू इंसर्ट कर देगा, राइट। ओके, इतना क्लियर। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी एक बॉडी आ गई। अब यूपीएससी ने पूछा हुआ है, तो ये क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसके अंडर सेटअप की, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये ध्यान रखना। सो किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब कन्फ्यूजन रहती है, देखो यूजली जीएम को रेगुलेट कौन कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दैट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पर ये जो बॉडी है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ये देखता है जीएम को इन्वायरमेंट के एंगल से। तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और किस एक्ट के अंदर है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ये ध्यान रखना। ओके, तो ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, टू मेक श्योर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उससे बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट ना हो। और इसका चेयरमैन कौन होता है, जैसे आप लोग आईएएस ऑफिसर बनोगे, तो आप अगर आप बनते हो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के सेक्रेटरी, तो आप चेयरमैन बनोगे, ये ध्यान रखना, राइट। ओके, तो ये डन, एक्सप्लेन कर दिया, तो आप रीड कर सकते हो। जिनोमिक अप्रेजल कमेटी के बारे में बता दिया। सो विच इज़ अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, बताओ। क्या आंसर, डी, ऑल आर जीएम क्रॉप्स, सो डी इज़ द आंसर। ऑलराइट, अब ग्राउंड वाटर रिलेटेड यूपीएससी 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है पिछले 4 साल में, राइट। ओके, सो वो क्यों था, क्योंकि उस टाइम गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इशू की थी 2020 में ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन से। तो एनजीटी ने फिर से इशू रेज कर दिया कि जो गाइडलाइंस आई है 2020 में वो इनसफिशिएंट है टू रिजॉल्व द ग्राउंड वाटर क्राइसिस, ये ध्यान रखना। तो गाइडलाइंस के बारे में देख लेते हैं। गाइडलाइंस क्या बोलते हैं, मैंडेटरी एनओसी ज़रूरी है अगर आप ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। एनओसी होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये एनओसी है, राइट। सो ये क्या कह रहा है, किसके लिए एनओसी ज़रूरी है, अगर आप न्यू इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो, या आपकी हाउस सोसाइटी है, या फिर आप वाटर सप्लाई टैंकर्स, क्योंकि वाटर सप्लाई टैंकर्स कहाँ से ला रहे हैं, ऑब्वियसली ये ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इनके लिए एनओसी ज़रूरी है कि इससे ग्राउंड वाटर हार्म नहीं हो रहा, ऑलराइट। ओके, तो जो एनओसी होल्डर्स होते हैं इनको क्या करना होता है, ऑब्वियसली पे करना होता है, कितना एक्सट्रैक्ट करे उसके अकॉर्डिंग फीस चार्ज करती है गवर्नमेंट। ओके, तो अभी गाइडलाइंस ने चेंज क्या किया है, अब क्या है, जब जब आप एक्सट्रैक्ट करोगे तब तक आपको पे करना है। पहले क्या होता था, आप सिर्फ एक नॉमिनल फ़ी दे देते थे, पर अब चार्जेस किसके बेसिस पे होगा, क्वांटम। पहले क्या था, चलो 100 रुपये दे दो हर बार आप एक्सट्रैक्ट करके जा रहे हो, अब क्या होएगा, जितने लीटर वाटर आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उसके बेसिस पे आपको फीस चार्ज करेंगे। सो चार्जेस बेस्ड ऑन क्वांटम एक्सट्रैक्शन, ये ध्यान रखना। पर स्टिल इश्यूज़ क्या है, एनजीटी ने इशू क्यों रेज किया है कि जो गाइडलाइंस है इंसफिशिएंट है, क्यों, क्योंकि कुछ एरियाज़ है, इंडस्ट्रीज़ है, सेक्टर्स है जिन्हें एनओसी नहीं चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो कौन से हैं देख लेते हैं। डोमेस्टिक कंज्यूमर सब घरों में यूज़ कर रहे हैं, तो दिल्ली में तो देखो कितना यूज़ हो रहा है, दिल्ली में तो ग्राउंड वाटर मिलता ही नहीं है, वो भी पोल्यूटेड मिल रहा है। देन गाँव में ड्रिंकिंग वाटर के लिए, राइट, आर्म्ड फोर्सेस, इवन CAPF, इवन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। एग्रीकल्चर इज़ द मैक्सिमम यूटिलाइजर ऑफ वाटर, 84% शेयर जो वाटर यूटिलाइज हो रहा है एग्रीकल्चर के लिए जा रहा है, फिर बाकी इंडस्ट्री और हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए। तो आप एग्रीकल्चर को एनओसी दे ही रहे हो, एनओसी से एग्जाम्प्ट करते हो तो गलत बात है ना, एग्रीकल्चर में तो रेगुलेट करना चाहिए। इट्स लाइक फ्री सब्सिडीज गिवन टू देम, राइट। इसकी वजह से ही तो हो रहा है ना, हम वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं और क्या हो रहा है, वाटर शॉर्टेज हो रही है, राइट। देन MSMEs ड्रॉ कर सकते हैं, अगर हम नॉन कंप्लाई करेंगे तो पेनल्टी होगी, राइट। ओके, तो ये रेगुलेट कौन करता है, अब देखो 2 बॉडीज़ है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड एंड सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ये ध्यान रखना। एक सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ये क्या नेशनल एपेक्स एजेंसी है, जो क्या करता है, डेटा प्रोवाइड करता है, डेटा कलेक्ट करेगा, साइंटिफिक डेटा प्रोवाइड करेगा कि कैसे मैनेज करना है, राइट। सो नेशनल एपेक्स एजेंसी है, किसके अंडर है ये, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये ध्यान रखना, बोर्ड है ये, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ऑलराइट। ऐसी एक अथॉरिटी है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ऑलराइट। ये क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसके अंडर सेटअप है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये ध्यान रखना,
राइट, ये कन्फ्यूजन ना हो, ग्राउंड वाटर बोर्ड एंड ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। और सारा इम्प्लीमेंट करना, गाइडलाइंस वगैरह मैनेज करना, ग्राउंड वाटर को रेगुलेट करना, सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। डेटा कौन प्रोवाइड कर रहा है? इनपुट, साइंटिफिक इनपुट्स, बोर्ड। राइट, ओके, रीड कर सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट, नेशनल फ्लड प्लेन्स जोनिंग पॉलिसी। अब ये है क्या? देखो, ये रिवर जा रही है, रिवर के अराउंड फ्लड्स अकर हो रहे हैं, राइट, तो उससे क्या सेडिमेंट डिपोजिशन हो रही है, तो क्या क्रिएट हो रहा है? फ्लड प्लेन, राइट। अब फ्लड प्लेन में क्या, हर साल फ्लड्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे घर बनाना, इवन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करना, तो ये हार्मफुल है, बिकॉज अगर आप क्रॉप ग्रो कर रहे हो, फ्लड आ गया तो क्रॉप डिस्ट्रॉय होएगा। सो व्हाट इज़ द नीड ऑफ आर? इस एरिया में आप ह्यूमन एक्टिविटीज़ रेगुलेट करो, तो हम क्या पॉलिसी लेके आए? फ्लड प्लेनिंग जोन। तो यहाँ पे मिनिमल एक्टिविटी होनी चाहिए, फिशिंग प्रैक्टिस कर लो, पर ये ज़रूरी है क्योंकि जो रिवर का वाटर है, ग्राउंड वाटर, उसको भी रिचार्ज करना है। देन यहाँ पे हैबिटेट होते हैं इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ के, वेटलैंड में जो लोग रह रहे हैं। इवन ये क्या है, फ्लड प्लेन वाला रीजन कौन सा होता है? इकोटोन रीजन, तो वहाँ पे अलग बायोडाइवर्सिटी चल रही है, इनकी खुद की स्पीशीज़ होते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें? एज स्पीशीज़, उन सबको कंजर्व करना है। तो इसलिए फ्लड प्लेनिंग जोनिंग पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने बताया अभी कि कुछ स्टेट्स ही इसको फॉलो कर रहे हैं। कौन कौन से? राजस्थान, मणिपुर, उत्तराखंड एंड JNK, राइट। और ये किस में हेल्प कर सकता है? हमें फ्लड मैनेजमेंट में भी। ये है बेसिकली, राइट। तो आप देख सकते हो रिवर फ्लो, उसके अराउंड हम फ्लड प्लेन कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी, ऑलराइट। उससे अगर लोग नहीं रहेंगे तो अगर फ्लड भी आता है तो एटलीस्ट डिजास्टर में कन्वर्ट नहीं होगा, वो जोग्राफिकल फिनोमेना की तरह रहेगा, पर इफ देयर इज नो लॉस ऑफ लाइफ सो इट वोंट बी कन्वर्टेड इनटू डिजास्टर, राइट। अब ये फ्लड प्लेनिंग जोन गवर्नमेंट, देखो सिर्फ कुछ स्टेट्स में, दैट मीन्स पॉलिसी यूनियन मिनिस्टर ने बनाई है, पर एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज लैंड किसके अंडर आता है? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। तो वही फ्लड प्लेन जोनिंग पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट, ये ध्यान रखना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मॉडल ड्राफ्ट बिल क्रिएट किया, इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट, राइट, ओके। तो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमने असेस किया फ्लड प्रोन एरिया, अभी बताया मैंने, पहले 40 मिलियन हेक्टेयर था, अब कितना हो गया? 49 मिलियन हेक्टेयर, ये ध्यान रखना, फ्लड प्रोन एरियाज। तो मॉडल ड्राफ्ट बिल सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्रिएट किया, जो स्टेट को प्रोवाइड कर दिया, राइट। तो वो अब ये क्या प्रोवाइड कर रहा है कि प्रॉपर जोनिंग हो, प्रॉपर सर्वे करो, देन प्रॉपर इंस्टीट्यूशन सेटअप करो, ताकि जो भी रूल्स होंगे, गाइडलाइंस होंगे, उसको इन्फोर्स भी करा जाए इंस्टीट्यूशन के लिए, राइट। साथ में रिमूव करो ऑब्स्ट्रक्शंस टू इंश्योर फ्री फ्लो ऑफ वाटर, राइट, ये है। तो अभी इन स्टेट्स ने इनैक्ट किया है लेजिस्लेशन एक्ट, ऑलराइट। क्वेश्चन सॉल्व करो। यस, क्या आंसर रहेगा इसका? खादर। भांगर क्या होते हैं? ओल्ड फ्लड प्लेन्स, राइट, सो बी इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, राइट, तो ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। अब देखो टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन। तो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज अगर सिनेरियो है तो वो और ना वर्स होए। तो जैसे हम क्या कर रहे हैं कि क्लाइमेट जो टेम्परेचर है वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल के 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना होए, तो हम मिटिगेट करने के लिए कोशिश मेजर्स ले रहे हैं, तो हम रोक रहे हैं। अडेप्टेशन क्या हो गया कि हम मान के चले इवेंट हो चुका है, नाउ इट्स टाइम टू एडजस्ट। तो ये क्या हो रही है? लॉन्ग टर्म एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं कि लेट्स अडेप्ट टू दी न्यू सिचुएशन, न्यू इन्वायरमेंटल कंडीशन, एडजस्ट करो, राइट। सो दिस इज अडेप्टेशन। तो कई जगह पे सी लेवल राइज हो चुका है, डिजास्टर अब हर साल हो रहे हैं, तो इट्स लाइक वो एक एनुअल फिनोमेना क्रिएट हो चुका है, बन चुका है। तो ऐसे केस में हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप मान लो कि अब होएगा ही होएगा, हर जून में जुलाई में बारिश आएगी, या फिर क्या कहते हैं
वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जैन की जगह फेब मार्च में इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, इवन अप्रैल में भी आएगा, तो मान लो, तो अडेप्ट कर लो। तो लोगों को हेल्प करने के लिए टू अडेप्ट टू दी न्यू क्लाइमेट चेंज हमने फंड सेटअप किया, नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ये हमने कब सेटअप किया था? 2015-16 में। क्या ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ध्यान रखना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो सारा फंडिंग कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो ये स्टेट्स को हेल्प करेगा। ओके, अब ये अभी तक हमने कितने प्रोजेक्ट सैंक्शन किए इसके अंदर? 30 प्रोजेक्ट्स फॉर 27 स्टेट्स एंड यूटीज़। इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? नाबार्ड। तो बेसिकली इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इस फंड की नाबार्ड की है, ये ध्यान रखना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो वो तो नाबार्ड क्या है? हम इसको NIEP बोलते हैं, नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी, नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी, ये ध्यान रखना, राइट, फॉर दिस नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। ओके, अब अडेप्टेशन करानी है तो हर सेक्टर में फंडिंग कर रही है, क्योंकि देखो क्लाइमेट चेंज किस किस सेक्टर की वजह से हो रहा है? एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री, टूरिज्म, वाटर, एनर्जी सेक्टर, हर सेक्टर में करेगा ये। ओके, एंड देन हमने क्या सेटअप किया हुआ है? NAFCC आउटकम फ्रेमवर्क। वो क्या है बेसिकली? अब देखो प्रोजेक्ट्स हमने स्टार्ट किया तो हमें एनालाइज भी करना पड़ेगा, तो हम एनालाइज भी कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स में कैसी परफॉर्मेंस रही है, तो आउटकम फ्रेमवर्क। और साथ में हम ये भी देख रहे हैं आउटकम से क्लाइमेट चेंज कैसे डील कर पा रहे हैं, क्या जो हमने स्टेप्स लिए क्या उससे सफिशिएंट है क्लाइमेट चेंज को डील करने में, या हमें और सेक्टर्स में भी एक्सपैंड करना चाहिए, या और कौन से एरिया में रिस्क दिख रहे हैं, राइट। देन साथ साथ अल्टीमेटली हमें और क्या देखना है? ह्यूमन डेवलपमेंट भी करानी है, मल्टी सेक्टर अप्रोच, ह्यूमन डेवलपमेंट इंश्योर करना, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी भी बिल्ड करना। सो दिस इज द पार्ट ऑफ NFCC आउटकम फ्रेमवर्क, ये ध्यान रखना, राइट। So it aims to meet the cost of adaptation to climate change for all state and UTs. Implementing agency NABARD. Projects हर सेक्टर में कवर कर रहा है, राइट। NFCC आउटकम फ्रेमवर्क, सो फंड लेवल आउटकम पैरामीटर्स, राइट। रिड्यूस की रिस्क, मैक्सिमाइज मल्टी सेक्टरल अप्रोच, ह्यूमन डेवलपमेंट इंश्योर करो, पॉवर्टी एलिवेशन एंड इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी भी बिल्ड। ओके, नेक्स्ट गाइडलाइंस ऑन एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन प्लास्टिक पैकेजिंग। तो अभी हमने देखो बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट देख लिया, वेस्ट मैनेजमेंट देख लिया, ऐसी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ये भी किसके अंडर है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। पहली बात ये क्लियर होना चाहिए। सो अगेन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग न्यू गाइडलाइंस आई है। आई होप ये टर्म तो रट गया होगा आपको, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सर्कुलर इकोनॉमी, ये टर्म्स तो रट गई होंगी। ओके, तो सबसे पहले इंडिया में EPR कॉन्सेप्ट कब आया था? 2011 में आया था, अंडर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में। पहली बात ये ध्यान रखना, ओके, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था EPR को। अब ये क्या कह रहे हैं EPR में? प्लास्टिक के केस में देखो 3 तरह के प्लास्टिक होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक है, मतलब for the sake of this plastic waste management rules, first is rigid plastic packaging. rigid plastic packaging क्या होता है? जो कंटेनर्स हो गए या वो बॉटल्स जो प्लास्टिक जिसका हार्ड होता है उसको आप मोल्ड नहीं कर सकते, प्रेस किया, जैसे प्लास्टिक पानी की बॉटल है उसको प्रेस करते हो दब जाती है, पर अगर आप कोई प्लास्टिक का कंटेनर उठा रहे हो बड़ा सा, उसको दबाओ नहीं होएगा, तो वो रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग में आते हैं। सेकेंड आते हैं फ्लेक्सिबल पैकेजिंग वाले, राइट, जिसमें क्या हो गया? प्लास्टिक पानी की बोतल, चिप्स का पैकेट, ये हो गया। और जिसमें प्लास्टिक की लेयर क्या, सिंगल लेयर या मल्टी लेयर है? सिंगल या मल्टी लेयर। ऐसी थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिक क्या हो गया? जिसमें प्लास्टिक पैकेजिंग है पर उसमें एक और पैकेजिंग लेयर किसकी होगी? किसी और चीज़ की, कोई और मटेरियल। जैसे बेस्ट अगर आपने जोमेटो या फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन कहीं से भी प्रोडक्ट मंगवा रहे हो, उसमें क्या होता है? आपका प्रोडक्ट प्लास्टिक से रैप होता है, उसके अराउंड फिर एक गत्ते की पैकिंग होती है। सो दैट इज़ थर्ड कैटेगरी ऑफ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक पैकेजिंग को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, रिजिड, फ्लेक्सिबल एंड थर्ड इज मिक्स ऑफ 2 मटेरियल्स पैकेजिंग। ओके, तो पैकेजिंग क्लियर। अब इसके रिलेटेड गाइडलाइंस क्या आई है
कि एक तो जो रिजिड वाले प्लास्टिक पैकेजिंग है इसको तो आप प्रमोट करो रीयूज़ करना, तो प्लास्टिक कंटेनर को साफ़ करो और फिर से रीयूज़ करो। ओके। और जो प्लास्टिक आप रिलीज़ कर रहे हो, प्रोड्यूसर्स रिलीज़ कर रहे हैं, उसको मैंडेटरी आप रजिस्टर करो। कहाँ पे? सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पे, CPCB एंड SPCB। ओके। देन प्लास्टिक के केस में भी हम क्या ले आए? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट्स। तो ये हम हर केस में ले आए हैं बेसिकली, राइट। ये है ऑलराइट। सो दिस इज ऑल अबाउट। सो सेलियंट फीचर्स क्या है? 3 कैटेगरीज ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग एक्सप्लेन कर दिया मैंने। मैंडेटरी प्रोविजन, रीयूज़ करो रिजिड प्लास्टिक को, साथ में रजिस्टर करो, राइट। देन एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट्स, तो मार्केट मैकेनिज्म हम ले आए हैं। ओके। और अगर आप नहीं फुलफिल करोगे ये EPR ऑब्लिगेशन, तो क्या आएगा? वही पोल्यूटर पे प्रिंसिपल के अंडर यू विल बी फाइन। ये क्लियर? सो आफ्टर रिसाइकलिंग इट इज़ मैंडेटरी कि आपने कितना % ऑफ प्लास्टिक रिसाइकल किया, तो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपको। ऑलराइट। लिवाई ऑफ एनवायरमेंटल कंपनसेशन। ओके। साथ में अब एक और गवर्नमेंट क्या लेके आई है EPR के लिए, कि आप क्या करो, मैकेनिज्म्स लेके आओ कि आपको कलेक्ट करना है वेस्ट को, तो आप क्या स्टार्ट करते हो? एक तो डिपॉजिट रिफंड सिस्टम, कि सपोज उन्होंने मुझे चिप्स का पैकेट दिया, राइट, और मुझसे उन्होंने सिक्योरिटी रख ली 2 रुपये की। अरे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, आपने बचपन में अगर कोल्ड ड्रिंक पी है, मतलब जो 90s वाले ना उन्हें पता होएगा, जो 2001 वाले उनको शायद ना पता हो, लेट 90s वालों को भी शायद पता होएगा। कोल्ड ड्रिंक्स पहले कैसे आती थी? कांच की बॉटल में आती थी, ग्लास बॉटल में। तो जो सेलर होता था वो क्या करता था, आपसे 10 रुपीज़ की बॉटल प्लस साथ में आपसे 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेता था, 12 रुपीज़ की बॉटल देता था। तो आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो उस कांच की बॉटल में, फिर क्या करते थे हम, जब वो बॉटल उसको वापस देते थे तो वो क्या करता था, 2 रुपये वापस दे देता था। तो यही स्कीम प्लास्टिक के लिए लेके आओ, डिपॉजिट रिफंड सिस्टम, कि आप प्लास्टिक में उसे सामान दे रहे हो, पर जब कंज्यूमर प्लास्टिक आपको वापस देगा तो उसको वो जो डिपॉजिट सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा था उसको वापस दे दो। एक ये मैकेनिज्म हो गया। सेकंड इज बाय बैक मैकेनिज्म, कि आप प्लास्टिक वापस खरीद रहे हो उससे। तो ये है बेसिकली जो मॉडल्स लेके आए हैं, राइट। तो ये एक्चुअली आप देखना उत्तराखंड में स्टार्ट किया है। अगर आप उत्तराखंड में टूरिज्म में जा रहे हो तो आप कहीं से प्लास्टिक बाई कर रहे हो तो आपसे क्या आएगा, QR कोड स्कैन करेंगे और आपसे पैसे ले लेंगे, और फिर जब आप वापस दोगे तो वो प्लास्टिक मटेरियल, तो क्या होगा, आपको पैसे वापस आ जाएंगे। तो इससे क्या हो गया, उत्तराखंड प्लास्टिक फ्री स्टेट रहेगा, राइट, बिकॉज पोल्यूशन इतना राइज हो गया वहाँ पे प्लास्टिक पोल्यूशन, तो उसको हमें रेगुलेट करना है। सो बेस्ट वे इज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कैसे होगा, जब आप मोनेटाइज करोगे, राइट। ओके। तो ये सब गवर्नमेंट मॉनिटर कैसे करेगी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, ये ध्यान रखना, राइट। डिपॉजिट रिफंड सिस्टम, बायबैक सिस्टम बता दिया, इम्प्लीमेंटेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। ऑलराइट, क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, क्या कह रहे हैं, प्रोविजन ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर, इंपोर्टर एंड ब्रांड ओनर। देखो 3 तरह के लिए, प्रोड्यूसर, इंपोर्टर, ब्रांड ओनर। फॉर कलेक्टिंग बैक द वेस्ट जनरेटेड बाय द प्रोडक्ट हैज़ बीन इन द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ये है ट्रू। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, यस। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, यस। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, यस, ये अभी देखे हमने। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, नो, इसमें नहीं है, क्योंकि बायोमेडिकल को वापस कलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, हार्मफुल होता है। सपोज कोविड वेस्ट हो गया, कोविड रिलेटेड मास्क,
तो आप उसको वापस ले लोगे, नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा, तो इनके लिए नहीं है. सो A, B, C, D आर करेक्ट. सो करेक्ट आंसर इज D. ऑलराइट, सो D इज द आंसर. सो आई होप फ्रेंड्स दिस सेशन वॉज रियली हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू. हमने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया, जो नेशनल इनिशिएटिव्स थे, एक्ट्स को कवर कर लिया, गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आ रहे, रूल्स लेके आ रहे. तो आई डोंट थिंक सो इसके बाहर कुछ आएगा, आना भी नहीं चाहिए. इसी में से ही पूछेगा यूपीएससी स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं है एक्ट के प्रोविजन के बारे में, या फिर ये रूल्स प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट मैनेजमेंट, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब रूल्स के बारे में, या कौन इन्फोर्स करता है, सीपीसी भी करता है, नहीं करता है. तो इतना ही पूछेगा. तो आपको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करा दिया हमने. बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी. जस्ट अब बिंदास होके प्रिपरेशन करो. जब भी भूल जाओ कॉन्सेप्ट को, वापस वीडियो ऑन करो और पढ़ो. ऑलराइट, ऑलराइट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे अहेड. और वीडियोस, जो 2-3 वीडियोस और रहती है इन्वायरमेंट में, फिर हम कंप्लीट कर लेंगे हमारा कंप्लीट इन्वायरमेंट की सीरीज़, उड़ान 500+ इन्वायरमेंट सेक्शन. एंड यू आर फ्री फ्रॉम आर एंड. फिर आपके ऊपर है, मेहनत करो. राइट, हमने अपने एंड से मेहनत कर दी है. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे अहेड.